चलिए तो शुरू करते हैं। अब सर आज की कहानी आगे बढ़ाते हैं बढ़िया तरीके से कि सेक्शन 36 क्या बोल रहा था कि ये वो खर्चे हैं, पिछली क्लास में सेक्शन पढ़ रहे, ये वो खर्चे हैं जो एक्चुअली में अलाउड होने चाहिए, जेन्युइन खर्चे हैं। तो हमने इसे नाम दिया अदर डिडक्शन, जनरल डिडक्शन। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कोई भी खर्चा इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय के लिए करता है, बोलो जल्दी, इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय के लिए करता है, तो इंप्लॉयर को वो खर्चा क्या होगा, इंप्लॉयर को, कंपनी को वो खर्चा अलाउड होगा, है कि नहीं बात। बस वो खर्चा कब तक जमा हो जाना चाहिए, यानी कि 31 जुलाई, यानी कि आपके ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक जमा हो जानी चाहिए। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड, याद आया बाबू, और इंप्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड, तो दोनों में डिफरेंस पढ़ाया था। इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 36 और 43B, तो अगर मैं ड्यू डेट के बाद भी जमा करता हूं तो वो उस साल जमा हो जाए, मिल जाएगा जिस साल मैं उसे जमा करूंगा, उस साल वो खर्चा पीएनएल में अलाउ हो जाएगा। इंप्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन को पहले क्रेडिट में माना जाता है, डेबिट में जब लिखते हैं जब उसे हम 15 तारीख तक जमा कर देते हैं, और अगर वो 15 तारीख तक जमा नहीं हुआ तो जिंदगी में कभी भी वो अलाउड नहीं होगा। खर्चा अलाउ होने से प्रॉफिट बढ़ता है घटता है, घटता है। तो जब भी मैं खर्चा अलाउ करूंगा तो नेट प्रॉफिट बढ़ाऊंगा। क्वेश्चन के एडजस्टमेंट सीख रहे हो ना, तो वही एडजस्टमेंट हम हर रोज सीखते हैं, ठीक है, राइट। अगली बात देखो, सुनो ध्यान से। अगली बात अगर देखें, हाथी मेरा साथी, कभी हाथी की सवारी की है, ऊंट की सवारी, राजस्थान जयपुर गए हो, करी हो गया ना, करी है ना। अरे जिंदगी में कभी किसी जानवर की सवारी तो की होगी। अब ये मत कहना मैं कुत्ते पे बैठ के खा रहा, गधे पे बैठा था, करी होगी ना। कई बार जाते ना, जैसे पहाड़ों पे चले गए, शिमला चले गए, मनाली चले गए या कश्मीर चले गए, तो वहाँ याक की सवारी करा देते हैं वो, है ना, टिकट ले लेके। अब बताओ जो सवारी करा रहा, मान लो तुम राजस्थान गए, तुमने ऊँट की सवारी करी है ना, कैमल राइड, कैमल राइड अगर तुमने करी और तुमने उस ऊँट की सवारी को उस पेमेंट दी होगी, तो कह रहा सर यहाँ से लेके वहाँ तक जाऊँगा रेगिस्तान में और भैया 500 रुपये लगेंगे, तुमने 500 रुपये दे दिए। ऐसे भैया हाथी मेरा साथी, हाथी की सवारी करी। अब हाथी बेचारा जो उसका मालिक था, ओनर था, क्या वो जिंदगी भर उसको जिंदा रख सकता है? अब पता लगा भाई जिसका हाथी था उसने जीते जीते उससे पैसे कमाए, है ना, लेकिन भाई उस हाथी की होगी मृत्यु एक दिन, एक ना दिन तो अल्लाह का प्यारा हो नहीं था। अब भाई इंसान इतना लालची होता है कि उसने देखा कि हाथी के मरने के बाद हाथी के दांत तो बेच दिए होंगे पहले ही, साथ में उसके मरने के बाद उसकी स्किन, कैमल स्किन, जो आपके पर्स होते हैं ना बाबू लोग, आपके पर्स वो कैमल स्किन के बनते हैं। स्नेक स्किन तो बहुत महंगी होती है, इसलिए वो बैन होती है। वो एलविश यादव पे लगा था ना सांपों की तस्करी का, वो इस चक्कर में लगा था कि सांप वाप पकड़ते हैं और इलीगली बेचते हैं, उसे मारते हैं, और स्नेक की स्किन, हाँ वो इस चक्कर में तो फंस रहा है वो एलविश यादव। भाई सांप की स्किन बहुत महंगी होती है, करोड़ों करोड़ रुपए की होती है। अरे डसेगा किसी सपेरे का थोड़ी डस लेगा, है कि नहीं बात। तो भाई लोग सब सांप पकड़ते हैं, मारते हैं, स्किन को इलीगली बेचते हैं, तो बहुत महंगी होती है, तो ये वही काम करते हैं। अब गवर्नमेंट कहती है मरने के बाद बेचो, जेन्युइन डेथ के बाद, जीते जी मत मारो। तो वो हाथी का मालिक कह रहा है कि देखो जिंदगी भर मैंने हाथी की राइड दी, केरल वेरल साइड में जाओगे तो होगा, अब वो मर गया, अब मैं मरने के बाद अब भैया देखो मैं लालची आदमी हूँ, वो कह रहा है एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं लालची हूँ, मैंने स्किन सेल कर दी, मैंने उसकी स्केलेटन, हड्डियाँ भी महंगी, दांत हड्डी भी महंगी बिकती हैं हाथी की, कैमल की, हाँ उसे बोलते हैं स्केलेटन, स्केलेटन भी सेल कर दिया। अब इसे लीगल लैंग्वेज को बोला जाता है, इन दोनों ही को बोला जाता है कार केसेस। क्या बोला जाता है? कार केसेस बेच दिए। पीजीपी की इनकम हुई या नहीं हुई? तो सेक्शन 36 ने बोला सेल ऑफ एनिमल कार केसेस इज द इनकम ऑफ पीजीपी। अब पीजीपी में उस हाथी के ओनर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा होगा, उसमें वो दिखा रहा होगा सेल ऑफ टिकट, दिखा रहा होगा कि आज 500 रुपये की 2 जनों को बेच दी, कल को 1000 रुपये की 2 जनों को सेल ऑफ टिकट बेच दी। अब जब वो एनिमल की खाल बेचेगा तो सेल ऑफ क्या माना जाएगा? कार केसेस माना जाएगा। अब उसको पीएनएल में इनकम मान ली, ताई ने क्या बोला, अब इसको भी पीजीपी के क्रेडिट साइड में अलाउ कर, इसको हम बोलेंगे इनकम अलाउ। क्या बोलेंगे? इनकम अलाउ। लेकिन कितनी इनकम? इसने हाथी खरीदा भी तो होगा, उसकी कॉस्ट भी तो है, वो कहाँ जा रहा होगा? लाइव स्टॉक, बैलेंस शीट में।
तो ताई ने बोला इनकम दिखा दे, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एनिमल, अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द कारकेसेस, है ना। तो बैलेंस शीट में एक्चुअल कॉस्ट कितनी आ रही होगी, मान लो बैलेंस शीट में उसने कई साल पहले हाथी खरीदा 10 लाख का, उसके दांत स्किन बेचकर उसके मिल गए उसे 3 लाख रुपए, तो उसकी इनकम कितनी हो गई 7 लाख। क्यों, तो 7 लाख बच गए नहीं बच गए, सॉरी हाँ सॉरी उसको यहाँ नहीं दिखाएंगे, वो उसको खर्चा दिखाएंगे, खर्चा। तो 7 लाख क्या दिखाएंगे, सॉरी 7 लाख क्या दिखाएंगे, 7 लाख उसके एक्सपेंस में मान लेंगे, ठीक है, राइट ऑफ कर लेंगे, ठीक है। यानी कि इनकम कहाँ हो गई उसकी, कार केसेस की तो इनकम यहां हो गई, लेकिन उसने खरीदा भी तो था। तो ताई ने बोला टोटल कॉस्ट में से क्या माइनस कर दो, स्किन का पैसा। तो पीएनएल में क्या कर दो, सेक्शन 36 के हिसाब से पीएनएल में कितने डेबिट कर देना, कॉस्ट ऑफ द एनिमल माइनस स्किन का प्राइस, तो डेबिट कर देना कितने 7 लाख। बात समझ में आ गई, राइट। अच्छा बताओ जो उसकी बैलेंस शीट में 10 लाख आ रहा होगा, क्या लाइव स्टॉक पर कभी भी डेप्रिसिएशन लगता है, तो डेप्रिशिएट तो हो नहीं रही होगी वैल्यू, तो इसको पीएनएल से राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो 10 लाख माइनस, हाँ, तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एनिमल माइनस अमाउंट रिलाइज ऑन सेल ऑफ एनिमल ऑन देयर कारकेसेस। बोलो क्या समझ में आ रही है ना, जमती है बात। ये भी बताता हूं ये क्या है, मजेदार चीज। ऐसी सर अगली बात देखो, फैमिली प्लानिंग, किसकी बात चल रही है सर, यहां पर फैमिली प्लानिंग की बात चल रही है सर, फैमिली प्लानिंग, है ना। अब फैमिली प्लानिंग के ऊपर 2 तरीके खर्चे होते हैं, कितने तरीके, एक होता है फैमिली प्लानिंग के ऊपर कैपिटल नेचर का खर्चा, और एक होता है रेवेन्यू नेचर का खर्चा। अब ये पता है एग्जाम में क्यों आता है, क्योंकि जो हाईलाइट कर रखा है उसकी वजह से। फैमिली प्लानिंग का खर्चा अलाउ होता है सिर्फ किसके लिए, कंपनी एसएससी को, और एग्जाम में क्या पूछेगा, और इंडिविजुअल का फैमिली प्लानिंग का एक्सपेंस क्वेश्चन में आएगा, और बच्चा बहती गंगा में हाथ धोएगा और कहेगा फैमिली प्लानिंग तो मैंने पढ़ रखा है 36 में, वो तो अलाउड होता है, लेकिन वो किसके लिए अलाउ होता है। तो फैमिली प्लानिंग मतलब कि बच्चों को छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, हम दो हमारी रियल प्ले, है ना, ये नहीं करना, राइट, बच्चों को पढ़ाने के फायदे, हाइजीन, समझ रहे ना बात को, ये फैमिली प्लानिंग में आते हैं। तो कई बार कंपनी अपने लेबर के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है, क्योंकि लेबर इकोनॉमी से पढ़ा, लेबर क्या सोचती है, जितने ज्यादा बच्चे, हाँ, और हमने क्या पढ़ा, बच्चे मन के सच्चे, बच्चे 2 ही अच्छे, और लेबर सोचती है जितने ज्यादा बच्चे उतने अच्छे, क्योंकि लेबर ज्यादा बच्चे करेगी तो क्या होगा, ज्यादा लोग कमाने के लिए एलिजिबल होंगे। पर इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं भाई जितने लोग कमाएंगे उतने पेट भी तो होते हैं भाई, भूख भी तो नहीं लगेगी, इसलिए गरीब आदमी ज्यादा है ना बच्चे करने से कभी अमीर नहीं हो सकता। तो ये खर्चे जब एक कंपनी उठाती है अपने एम्प्लॉय के लिए समझाती है, तो कंपनी कहती है ठीक है मैंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर दिया, मैं अपनी लेबर को समझाऊंगा फैमिली प्लानिंग के फायदे, मेरे उस ऑर्गेनाइजेशन उसे उसमें लग गए 1 लाख रुपए। तो ताई कह रही है 1 लाख रुपए तूने फैमिली प्लानिंग के बारे में सब लेबर को समझा दिया, हाँ मैंने समझा दिया, उसको खर्चा भी किया, खाना पीना भी किया, उस दिन 1 लाख रुपए लगे, ताई बोल रही है पीएल में डेबिट कर दे पीएल में डेबिट, लेकिन तू कौन होना चाहिए, कंपनी। पर अक्सर समझा दे फैमिली प्लानिंग के फायदे, आरकेजी, तो आरकेजी अगर कंपनी है तो अलाउड है, लेकिन अगर इंडिविजुअल है तो डिसअलाउड, क्योंकि कंपनी में ही लेबर ज्यादा होती है, एक आम आदमी के बिजनेस में कभी इतनी लेबर नहीं हो सकती। देखो क्या लिखा है, कैपिटल नेचर का अगर रेवेन्यू नेचर का खर्चा है तो पूरे के पूरे 1 लाख क्या करो पीएनएल में अलाउ कर दो, लेकिन अगर कैपिटल नेचर का खर्चा है तो डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा। कितने डिवाइड करना पड़ेगा बाबू, एक मिनट रुक जाओ, पहले मुझे डिवाइड बाय 5 समझे क्या होता है, 5 साल में, जैसे डिवाइड बाय 5 हमने आज से पहले कहाँ पढ़ा है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, हाउस प्रॉपर्टी, याद आ गया ना चढ़ियो, हाउस प्रॉपर्टी में डिवाइड बाय 5 करते हैं ना, तो हर एक साल में एक खर्चा अलाउ होता था 5 साल तक, ऐसी फैमिली प्लानिंग के खर्चे 5 साल में अलाउ होंगे। इसको पेंडिंग करते हैं, अभी ये बताऊंगा अगली क्लास में ये अनएब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है। बोलो क्या समझ में आ गई, बोलना जरा। अगर फैमिली प्लानिंग का खर्चा क्वेश्चन में आया और क्वेश्चन इंडिविजुअल का है तो पीएल में डेबिट, यानी खर्चे को पीएल में डेबिट नहीं करना। अच्छा पीएल में ऑलरेडी डेबिट है तो
हाँ, तो मैं तुम्हें बताता हूँ एग्जाम का क्वेश्चन, शायद पिछले से पिछले अटेम्प्ट का ही था, बच्चों ने बताया सर फैमिली प्लानिंग आ गया, आपने खतरा बना रखा किताब में। एग्जाम में पीएनएल दे रखा था, वो पीएनएल था मिस्टर एक्स का, और यहाँ लिख रखा था टू फैमिली प्लानिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1,00,000 रुपये बस, और कोई इन्फॉर्मेशन नीचे एडजस्टमेंट में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब बच्चा पता क्यों परेशान है, कुछ लिखा तो है ही नहीं, सिर्फ 2 चीज़ें लिखी हैं, मिस्टर एक्स और फैमिली प्लानिंग, कोई एडजस्टमेंट नहीं। अब तुम्हें पूरा पीजीपी खुद ही अपनी खोपड़ी में रखना है। अब बताओ, जैसे तुमने देखा पीएनएल में फैमिली प्लानिंग डेबिट हो रही है, क्या करूं? सबसे पहले चेक करो मेरा एसएससी कंपनी है इंडिविजुअल है, कंपनी है तो ओके कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरा एसएससी कौन है तो क्या कर दो, यहां से डिलीट मारो, डिलीट करते ही इसका असर क्या होगा, नेट प्रॉफिट में ऐड कर देना 1,00,000 रुपए। नेट प्रॉफिट पहले 20 लाख था तो अब कितना हो जाएगा 21 लाख, खत्म क्वेश्चन। यही आता है, कुछ पीजीपी सिर्फ यही है, पॉइंट पढ़ो पीएनएल में सोचो क्वेश्चन कैसे बनेगा, पॉइंट पढ़ो और पीएनएल में सोचो क्वेश्चन कैसे बनेगा। जिस दिन तुम्हारे दिमाग में नहीं एक्सेप्ट कर लिया कि इस पॉइंट का क्वेश्चन ये बनता है, उस दिन पीजीपी आसान है ना। इसी को मैं नीचे लिख दूं एडजस्टमेंट में, कि पीएनएल में लिख रखा था, नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा था फैमिली प्लानिंग रेवेन्यू एक्सपेंसेस 1,00,000 रुपए, क्या करूं, मिस्टर एक्स इग्नोर। अगर क्वेश्चन नंबर 2 में ये पीएनएल में डेबिट नहीं कर रखा, एडजस्टमेंट दे रखा है, तो एडजस्टमेंट में क्या करना है, इग्नोर, क्योंकि पीएनएल में कौन सा खर्चा डेबिट होता है, अगर कंपनी हो तो नीचे लिख देना एज एसएससी इज नॉट कंपनी देयरफॉर फैमिली प्लानिंग इज नॉट अलाउड इन पीएनएल। याद रहेगा 36 एज पर सेक्शन 36, समझ गए। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम, हर एक पॉइंट अपने आप में ये एडजस्टमेंट अपने साथ ऑटोमेटिक लेके चलता है, समझ गए एडजस्टमेंट। ऐसे देखो जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब होता है जिस बॉन्ड्स पर कोई भी ब्याज ना हो, जीरो कूपन, कूपन बोले तो इंटरेस्ट, लेकिन मैच्योरिटी हमेशा हाई होती है। तो उसके बारे में सोचो जो जीरो कूपन बॉन्ड इशू कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इशू कर रही है, कैपिटल फंड कंपनी इशू कर रही है, पब्लिक सेक्टर कंपनी इशू कर रही है, बैंक इशू कर रहा है। तो जीरो कूपन बॉन्ड जब भी इशू होगा, है ना, तो बताओ बैंक का क्या खर्चा है, बैंक का खर्चा है रिडीम अमाउंट हायर करना। मैंने एक बैंक से जीरो कूपन बॉन्ड लिए, बैंक ने बोला भैया 5 साल बाद आके कितने ले लेना, मतलब 5 साल बाद आके तुम मुझसे 12 लाख ले लेना। तो बताओ बैंक ने मुझे कितना एक्स्ट्रा दे दिया, तो ये है इशू प्राइस और ये है रिडीम प्राइस। बोलो बाबू बात समझ में आ रही है। तो बैंक कह रहा है मेरा खर्चा कितना हुआ, बोलो 10 नहीं 2 लाख तो हुआ खर्चा भाई। 10 तो बैंक को मैंने दिए थे, बैंक ने मुझे कितने एक्स्ट्रा दिए 2, तो मेरा 2 का फायदा, बैंक का 2 का लॉस या खर्चा, है ना। अब इस बैंक के खर्चे को 2 लाख रुपए के खर्चे को बोला गया डिस्काउंट, एक्सपेंस ना बोले क्या बोला गया, हियर डिस्काउंट मींस एक्सपेंस या लॉस ऑफ बैंक ऑन मैच्योरिटी। तो ताई ने इसे डिस्काउंट नाम दिया, क्या नाम दिया। अब कितने रुपए का बैंक की तरफ से डिस्काउंट हुआ 2 लाख। अब ताई ने बोला 2 लाख को डिवाइड कर देना जितनी लाइफ के तुमने बॉन्ड दिए, मुझे कितनी लाइफ के दिए बॉन्ड 5, तो डिवाइड बाय कितने करने पड़ेंगे 5। तो मैं अपने ईयर में कितने रुपए डाल पाऊंगा 40,000 रुपए इस साल मेरे पीएनएल में अलाउ हो जाएंगे। लिख लो एडजस्टमेंट, साथ साथ नोट करते जाना, हो गया एडजस्टमेंट ठीक। नहीं, अरे मान लो लाइफ है 10 साल, लाइफ है 10 साल, तो 2 लाख को कितने से डिवाइड करना 10 साल। 5 का दिमाग में फितूर मत बनाना, 5 का फितूर सिर्फ कहाँ पे फिक्स है, एक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, दूसरा फैमिली प्लानिंग का कैपिटल खर्चा। यहाँ पर जो जिंदगी है वो है बॉन्ड की जिंदगी, 5 नहीं बॉन्ड की जिंदगी, बॉन्ड की जिंदगी 10 है तो 10 क्या करना, तो मैं 20,000 रुपये हर साल अलाउ हो जाएंगे। फैमिली प्लानिंग में हम लेबर को इकट्ठी करके समझाते हैं, हम दो हमारे दो बेटर है, हम दो हमारे 10 नहीं होने चाहिए। अब मान लो फैमिली प्लानिंग के लिए मैंने हॉल ही बना रखा है,
है ना। तो कैपिटल इंश्योरेंस खर्चा हो गया कि इसमें मैं फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम करा करता हूँ, हर बार लेबर को समझाता हूँ हर 3-4 महीने बाद। ये बड़ी बड़ी कंपनी बनाती है, टाटा रिलायंस, जिनका लेबर ही हजारों हजारों है। अब एक कॉन्फ्रेंस हॉल है, उसमें 300 जने बैठ सकते हैं, तो इस महीने तो इन 300 लेबर का फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम कर दिया। लेकिन मेरी फैक्ट्री में लेबर काम कर रही है 10,000, तो 10,000 को एक साथ तो समझा नहीं सकते, तो 300 400 करके खर्चा कर देता हूँ हर महीने। तो ताई कह रही लेकिन समझाओ फैमिली जनसंख्या, अरे हम तो हमारे तो करते करते तो हम चाइना से आगे निकल गए, अब क्या हम तो हमारे एक पे टक जाएं, या हम तो हमारे जीरो कर दोगे, है कि नहीं बात। तो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हो गए हम, फैमिली प्लानिंग नहीं हो पा रही हमसे, हम तो हमारे दो कहते कहते भी हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हो गए। जगह कम है हमारे देश में, लोग ज्यादा और रहेंगे कहाँ, है कि नहीं बात। तो भारत वो देश है जहाँ क्षेत्रफल कम है, पब्लिक ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है, पब्लिक इतनी सी है। और ऑस्ट्रेलिया और रशिया, ऑस्ट्रेलिया में तो पैसे मिलते हैं, है कि नहीं बात। बच्चे और बच्चे की मम्मी को 5 साल तक देख रेख भी गवर्नमेंट करती है, मतलब वही यार बात है घर वालों को, है कि नहीं? दिल पे लेने तो, मतलब जिसको मेडिकल एक्सपेंडिचर चाहिए, पापा को थोड़ी चाहिए मेडिकल एक्सपेंडिचर 5 साल तक देख रेख के लिए। हमारे घर भी बहुत बड़े बड़े एक साथ मिल जाते हैं, है ना। मेरे एक दोस्त रहता है वहाँ पे, वो परेशान है बेचारा, कह रहा है पैसे डॉलर में कमा रहे हैं, 54 रुपये डॉलर है यहाँ पे, लेकिन भाई जिंदगी बिल्कुल बेकार है। 1 किलोमीटर दूर है दूसरा घर मेरे घर से, इतने बड़े बड़े घर दे देते हैं वो, मतलब 2-3, मतलब 2 एकड़ दे दिया तुम्हें, 3 एकड़ दे दिया तुम्हें, अपना बनाओ घर, 4-5 कमरे, बाकी खेती करो, मैदान में खेलो कूदो करो। उनके पास लोग कम है और वो ज्यादा है, जगह ज्यादा है। तो वहां ऐसे नहीं बिकते एक पर स्क्वायर फुट, एकड़ के हिसाब से, वो भी बहुत सस्ते। अब क्या करें, वो देश में ज्यादा आबादी कम है तो ये चक्कर है वहां। लेकिन अपने यहाँ तो फैमिली प्लानिंग सिखानी पड़ेगी ना, तो फैमिली प्लानिंग के 2 तरह के खर्चे हो जाते हैं। अगली बात, एसटीटी याद है क्या तुम्हें, याद है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, याद करो, क्या कैपिटल गेन में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को एक्सपेंस ऑन सेल मानते थे? नहीं, याद आई बात। लेकिन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को पीजीबी में खर्चा मानते हैं, यानी कि अगर एक ब्रोकर एक सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स दे रहा है तो खर्चा मानेंगे, बट यहां लिख लो आगे नोट्स में, बट नॉट अलाउ इन कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन में अलाउ नहीं होगा, पीजीबी में अलाउड है। सेम बात सीटीटी, सीटीटी होता है कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अब जैसे कुछ बालकों को शायद पता नहीं होगी बात, तो हमें पता है 3:30 बजे हमारी इक्विटी मार्केट खत्म होती है, तो 3:30 बजे, शायद 3:30 बजे ही हमारी कॉमोडिटी मार्केट शुरू होती है। नहीं नहीं नहीं, है ना, 24 घंटे में लुटवाओगे उन्हें। कॉमोडिटी मार्केट समझते हो, यहाँ पे इक्विटी नहीं बिकते, यहाँ बिकते हैं यूनिट्स ऑफ आटा, दाल, चावल, बाजरा, क्रूड ऑयल, सोना, चांदी, हाँ सब बिकते हैं उनके यूनिट्स। तुम्हारे घर पे चॉकलेट नहीं आएंगे, अब जैसे इक्विटी शेयर तुम्हारे घर पे नहीं आते, लेकिन उसकी तुम्हें क्या मिल जाती है, यूनिट्स मिल जाती है ना। ऐसे ही जैसे सोने के यूनिट्स नहीं खरीद लेते हम, हाँ इन सब की यूनिट्स मिलती हैं। तुम्हें लगता है कल को धनिया का भाव बढ़ेगा तो कम्युनिटी मार्केट में जाकर धनिया की यूनिट ले लो, बढ़ गया तो ऊंचे बेच देना, नहीं बढ़ा तो लॉस, अब यार धनिया नहीं खरीदा। ऐसे क्रूड ऑयल, आटा, दाल, सबके बाजरा, सबकी यूनिट्स मिलती हैं। लोग इनमें भी क्या करते हैं, वर्चुअली सौदे कर लेते हैं, इसमें भी है नहीं पर अब अलाउ कर रखा है हमारे देश ने। क्या दिक्कत है, टैक्स मिलता है ना, सिक्योरिटी कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स मिलता है, तो ये पीजीपी में अलाउ होता है। हाँ, तो गवर्नमेंट का फायदा है, समझ गए। तो ये तुम्हारा 36। इसमें एक चीज रहेगी बहुत ही गजब की चीज, जो अब मजा आने वाला, जिसकी एडजस्टमेंट इस साल जो पेपर हुआ ना, जून में भी जो पेपर हुआ है, अभी कल परसों पेपर गया है, एमटीपी में दी थी, एमटीपी में। और जब मैंने कराया था तो मैंने बच्चों को बोला भी था, भाई इसको जरूर कर जाना, ये एग्जाम में कभी भी आ सकती है। एग्जाम में आई हो ना आई हो, एमटीपी में आई थी। सुनेंगे ध्यान से, जो मैं तुम्हें बहुत खतरनाक बात बोलने जा रहा हूं। एक तो होता है बेड डेट, क्या होता है सर, मुझे होता है बेड डेट अलाउ होगा नहीं होगा पीएनएल में, होगा या नहीं होगा, होना क्यों नहीं चाहिए, है क्या बेड डेट बिजनेस का नुकसान नहीं है, तो ये लिखा बेड डेट इज ऑलवेज अलाउड इन पीएनएल। लेकिन अगर तुमने प्रोविजन बना रखा है तो, क्योंकि मैंने पहले ही पढ़ा दिया
क्योंकि प्रोविजन क्या होता है सर, प्रॉफिट का हिस्सा होता है। नहीं, किसका हिस्सा होता है वो, प्रॉफिट का। प्रॉफिट कभी भी पीएनएल में डेबिट नहीं हो सकता। तो मैंने तुम्हें गोल्डन रूल लिखवाया था पीजीपी का, खाली ग्रेचुइटी का प्रोविजन छोड़ो, प्रोविजन ऑफ एनी काइंड, प्रोविजन ऑफ एनी काइंड नॉट अलाउड इन पीएनएल। तो बेड पीजी इसका बेड डेट डालोगे, बेड डेट को पीएनएल में डालो, प्रोविजन मत डालो। प्रोविजन डल रखा होगा तो क्या कर देना, डिलीट कर देना। अगर प्रोविजन पहले से डल रखा होगा तो क्या कर देना, डिलीट कर देना। इतनी बात जमती है। अब बैड डेट रिकवर भी तो होते हैं, बोलो बाबू लोग, होते नहीं होते हैं? तो बताओ बैड डेट रिकवर का क्या होगा, इनकम हो जाएगी। यानी कि बैड डेट इज अलाउ। अगर बैड डेट पीएनएल में खर्चा माना गया है तो रिकवरी ऑफ बैड डेट पीएनएल में इनकम माननी चाहिए, नहीं माननी चाहिए? अकाउंट्स में यही करते हो, अलग करते हो? यही करते हो। ताई ने कहा मैं भी यही कह रही हूं। बैड डेट इज अलाउड इन पीएनएल, देयरफॉर बैड डेट रिकवर इज, बोलो, इनकम। अगर पीएनएल की इनकम में बैड डेट रिकवर लिखे हैं तो टच मत करना। और अगर पीएनएल के क्रेडिट में बैड डेट नहीं की रिकवरी नहीं लिखी, नीचे एडजस्टमेंट में लिखी है बैड डेट रिकवर, तो पीए क्या कर देना, नीचे से उठा के ऊपर डाल देना। तो ऊपर जैसे ही डालोगे तो तुम्हें पता ही क्या होगा, प्रॉफिट। ठीक है, ये तो बच्चों वाली बात है। अब तुम कहोगे सर इसमें नया क्या है, ये तो अकाउंट्स वाली बात है। बस इसमें नई ये बात सीख ली कि एडजस्टमेंट में होगी तो प्रॉफिट को बढ़ा देंगे, एडजस्टमेंट की जगह ऑलरेडी पीएनएल में होगी तो टच नहीं करेंगे। एडजस्टमेंट जो इस साल तुम्हारी आरटीपी में एमटीपी में मिली वो थी रिकवरी ऑफ बैड डेट विच वॉज अलाउड इन ऑलरेडी प्री पास्ट ईयर्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो इन 2015-16 एसएससी के बेड डेट हुए 15,000 रुपये। कितने हुए भैया? और आगे पता क्या लिख रखा था, असेसिंग ऑफिसर अलाउड ओनली 9,000। असेसिंग ऑफिसर ने कितने अलाउ किए? 9,000। अब सुनना ध्यान से, मैं तीनों क्वेश्चन करा देता हूं, इससे ऊपर एडजस्टमेंट नहीं आएगी एग्जाम में। बैड डेट रिकवर पूरे 15,000, होश में सुनना। क्वेश्चन नंबर 2, बैड डेट रिकवर, ऑनलाइन वाले बच्चे साथ साथ लिखेंगे, 6,000। बैड डेट रिकवर 9,000। ये तीनों काम हुए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 मेरे प्रीवियस ईयर में, जो तुम्हारा एग्जाम में प्रीवियस ईयर आ रहा है। ठीक है बाबू लोग? और ये बैड डेट जो है आपके पीएल में दिखा रखे हैं। सुनो, अब ये क्वेश्चन में कैसे दिख रखा है, क्वेश्चन में ऐसे लिख रखा है, यहाँ सेल्स आ रही होगी, है ना, मान लो सेल्स आ रही है 10 लाख रुपए, यहाँ लिख रखा है बैड डेट रिकवर 15,000। यहाँ मान लो कुछ खर्चे आ रहे हैं, यहाँ खर्चे आ रहे हैं मान लो 8 लाख रुपए के, तो यहाँ तुम्हारा नेट प्रॉफिट कितना आ रहा होगा बाबू? 2,15,000। बस ये लिख रखा है क्वेश्चन, और कुछ नहीं बोलता क्वेश्चन। बस नीचे एडजस्टमेंट में लिख रखा है देयर वाज अ बैड डेट इन 2015-16 15,000, अलाउड इन दैट ईयर 9,000, इन योर ईयर। ये चुपचाप पीएनएल में क्रेडिट कर रखा है। इसको कम कर देंगे 6,000 का 9,000 बना देंगे और प्रॉफिट हो जाएगा 2,06,000। पता नहीं क्या बोल गए, मेरी भी खोपड़ी से पर चलेगी बात। थोड़ी और आसान भाषा में बोल सकता है कोई बालक कि इसमें क्या करना चाहिए, क्या एडजस्टमेंट होगी। ये पूरे सेक्शन 36 में इसके अलावा कोई बढ़िया एडजस्टमेंट नहीं है, मैदान नहीं है। साथ साथ क्वेश्चन लिखते जाना है। ये तुम्हारी इस बार की एमटीपी में था। अगर एमटीपी में था तो इसका मतलब इस एग्जाम में नहीं आया तो होता अगले एग्जाम में आ जाए, क्योंकि पुरानी एमटीपी से भी क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। इसलिए है ना, स्कैनर सॉल्व करना बढ़िया रहता है। 15 को 9 बनाने का मतलब ये मतलब 9 बना दो। तुम ये बताओ यहाँ से कितने डिलीट कर दूं या कितने अलाउ कर दूं? तुम कह रहे हो ना 15 को 6,000 डिलीट कर दूं? हमारे हर्षद मेहता भैया कह रहे हैं यहाँ से 6,000 रुपये डिलीट मार दो। अब इसका असर क्या होगा? तो ये क्या करेंगे अपने एग्जाम में? प्रॉफिट वो बना रहे होंगे स्टेटमेंट में,
अरे नहीं, गलत नहीं कह रहा मैं, सही मैं कह रहा हूँ कि एक भाई बच्चा क्या करेगा, यही तो करेगा। नेट प्रॉफिट 2,15,000 एड इनकम अलाउड लेस इनकम डिलीट, यही तो करोगे। तो तुमने बोला सर इसमें से अगर इनकम डिलीट हो जाती है तो खर्चा घटता है, लेस 6,000 रुपये। और सर मेरा नेट प्रॉफिट कितना आना चाहिए, 2,09,000। ये मेरा आंसर बैठेगा। ये करूंगा मैं एग्जाम में, फॉर्मेट में ये करूंगा मैं। फॉर्मेट तो मैं पहली क्लास में लिखवा देता, नेट प्रॉफिट प्लस दो चीज माइनस। बाकी बच्चे बताएंगे, मुझे नहीं पता, इसने बोला है। इसने बोला कि यहां से 6 डिलीट कर दो सर, 15 में से 6 डिलीट करो। अगर भैया ये साइड क्या है, इनकम, ये साइड क्या है, एक्सपेंस। अगर ये कह रहा है कि सर आप इनकम में से 6,000 रुपये डिलीट करो, अब इनकम में से 6,000 रुपये डिलीट कर दूंगा तो नेट प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा, तो इसलिए 6,000 माइनस करा रहा है। अब मुझे ये नहीं पता कि 6,000 क्यों माइनस करा रहा है, बाकी ये तुमसे पूछना चाह रहा हूँ कि 6,000 आएगा या कोई और आएगा अमाउंट। बताएंगे भैया, तनिष्क भैया, बाकी बालक। हाँ सोचो सोचो, सही जा रहे थोड़ा थोड़ा। मैं बताऊं, बोलो दीदी हार गई, बोल दो ना हाँ, इसमें बुरी मानने की बात है। हाँ बच्चों ने पहली पूछते थे ना, बोल हार गए, वही पहली है, तुम हार गए, किसमें क्या बुरे मानने वाले। अब सच्चाई समझते क्या, इस चीज का इस साल से कोई लेना देना अभी है ही नहीं, इसके लिए हमें पुराने जमाने में जाना पड़ेगा। पुराना जमाना कौन सा, जिस साल ये बैड डेट हुए, यानी कहानी असली है। जैसे भूत प्रेत की पिक्चरें नहीं होती कि मंजुलिका भूत बनी कैसे, पहले वहां जाना पड़ता है, फिर उसको ठीक, वहां लूप होल पकड़ के ठीक करा। अच्छा ये हुआ था इसके साथ, तो अक्षय कुमार ने मंजुलिका को इसलिए ठीक किया क्योंकि वो पहले पुराने जमाने में गए, इस दरवाजे के पीछे था क्या। अच्छा दरवाजे के पीछे मंजुलिका के साथ ये हुआ था, इसलिए उसे लगता है कि मैं ही मंजुलिका हूँ, तो पुरानी रूट जड़ को पकड़ना पड़ेगा ना। इस एडजस्टमेंट, ये ऐसी एडजस्टमेंट है जो इस साल की होते हुए भी इसकी जड़ और रूट का है उसी मंजुलिका के दरवाजे के पीछे। तो दरवाजे के पीछे का साल कौन सा था, एक्चुअली में 15-16 में जाना पड़ेगा पहले। तो सोचो क्या हुआ था 2015-16 में, ठीक है। तो 15-16 में एक पीएनएल था जिसमें आपके बेड डेट हुए थे 15,000 ईमानदारी वाले। फिर एक खड़ूस सा असेसिंग ऑफिसर आया, उसने बोला झूठ मत बोल, तेरे बेड डेट है 9, कितने हैं, वो ये बोल के गुस्से में 15,000 में से कितने डिलीट कर गया, उसने 6,000 डिलीट मार दिए और क्या बोला कि तेरे अलाउ 9 है। अब इसको डिकोड करना पड़ेगा, अलाउ ओनली 9,000 का मतलब क्या हुआ, 2015-16 में जब उसने बोला बेड डेट 9,000 अलाउ है, इसका रिवर्स बताना तो कितने डिसअलाउ है। बस बच्चा एग्जाम में यही डिकोड नहीं कर पाता कि क्वेश्चन अलाउ से नहीं, क्वेश्चन डिसअलाउ से पूछा गया। अगर अलाउ 9,000 है तो बताओ डिसअलाउ कितने हैं, देयरफॉर 15-16 में डिसअलाउ इजिकल टू, ये है सबसे खतरनाक जड़ जो मैं तुम्हें कह रहा हूं, दरवाजे के पीछे जाना पड़ेगा। यानी 15-16 में एक खड़ूस असेसिंग ऑफिसर ने तुम्हारे पीएनएल में से 6,000 रुपए डिसअलाउ कर दिए। अब जब वो 6,000 रुपए गुस्से में से यहां डिसअलाउ करके गया होगा तो तुम्हारे नेट प्रॉफिट पे क्या असर पड़ा होगा, नेट प्रॉफिट तुम्हारा बढ़ गया होगा कितने से, और नेट प्रॉफिट बढ़ गया होगा तो तुमने इस पे क्या दे दिया होगा, तो तुमने इसके ऊपर टैक्स दे दिया कब, 2015-16 में तुमने इसके ऊपर टैक्स दे दिया, दे दिया। अब क्योंकि ये 15,000 रुपए बिल्कुल ठीक थे, असेसिंग ऑफिसर ही खड़ूस था, अब जिसने तुम्हारे बेड डेट किए वो सच में तुम्हारे कितने रुपए दे गया, 15,000। कब, किस ईयर में, मेरे अपने ईयर 15,000 दे गया, है ना। ताई ने बोला 15,000 दे गया ना, 15,000 रुपए कहां क्या कर, पीएनएल में इनकम बना। अब मैं ताई से बोल रहा हूं पीएनएल में जो तुमने मेरे 15,000 रुपए इनकम बनाई है ना, उसमें से 6,000 रुपए पे मैं टैक्स, दोबारा बोलूं, अब दोबारा सुनो इस कहानी को, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है।
है ना। मतलब इसको इतनी ढंग से लिख लेना कि दोबारा वीडियो ना देखनी पड़े या कॉल ना करनी पड़े मुझे, क्योंकि ये वो एडजस्टमेंट है कि तुम मुझे व्हाट्सएप पे अगर मैसेज करोगे ना ग्रुप पर, तो मैं व्हाट्सएप पे टाइप करके नहीं समझा पाऊंगा। मुझे ये एडजस्टमेंट तुम्हें लिख कर ही समझानी पड़ेगी, ना मैं कॉल पे समझा पाऊंगा कि देख 15-16 में, समझ रहे बात को। तो ये वो एडजस्टमेंट है कि अगर तुम मुझे दोबारा पूछोगे ना 1-2 महीने बाद, तो भी मैं कॉपी में लिख के ही समझा पाऊंगा, ना फोन पे ना व्हाट्सएप पर। इसको इसलिए अभी इतनी गहराई समझ लो। हुआ क्या, पहले चलते हैं 15-16 में क्या हुआ, बोलो जल्दी बोलो सारे बच्चे, ऑनलाइन वाले भी। 15,000 के बेड डेट हुए, जिसमें से क्वेश्चन में लिखा है 9,000 अलाउ हुए। अगर 9,000 अलाउ हुए तो हमें इसका रिवर्स पकड़ना है। 9,000 अलाउ हुए तो मतलब डिसअलाउ कितने हुए। तो मैंने जब 15-16 का पीएनएल बनाया तो उसमें से कितने डिसअलाउ कर दिए, तो यहां से 6,000 डिसअलाउ कर दिए, जिसका असर क्या हुआ, असर नेट प्रॉफिट 6,000 से बढ़ गया। और नेट प्रॉफिट 6,000 से बढ़ गया तो उसमें मैंने 6,000 पे क्या दे दिया, टैक्स भी दे दिया। यानी इन 15,000 बेड डेट पर 6,000 बेड डेट पर मुझसे टैक्स वसूल लिया गया बेईमानी से। फिर एक ईमानदार व्यक्ति जिसने मेरे बेड डेट किए थे, वो मेरे ईयर में मुझे पूरे 5,000 रुपए दे 15,000 रुपए दे गया। तो अकाउंट्स वाले भैया ने बोला 15,000 रुपए देके तो एंट्री डाल दे, है ना, इनकम साइड में लिख दे टू, बोल बेड डेट, क्या लिख दे, लिख दिए बेड डेट। कितने रुपए लिख दिए, 15। पर बताओ 15 में से कुछ टैक्स में पहले दे चुका हूं, तो क्या बोलोगे, इस 15 में से 6,000 पर, इस 15 में से 6,000 पर टैक्स ऑलरेडी पेड है, तो अब नहीं दूंगा। ऑलरेडी पेड है तो अब अपने इधर ध्यान दो, ओ भाई अब नहीं दूंगा। अगर मैं अब नहीं दूंगा, है ना, तो इसमें से क्या करना पड़ेगा। तो ताई ने बोला चल नहीं दे रहा, क्यों, दे चुका है, तो 15,000 में से 6,000 डिलीट मार दे, तो 6,000 डिलीट कर दे। अब 6,000 डिलीट करूंगा तो 15,000 लिखे कहाँ है, इनकम में, तो इनकम में से 6 डिलीट मारो, नेट प्रॉफिट पे क्या असर होगा, कम हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा आंसर, नेट प्रॉफिट माइनस 6,000। और हेडिंग क्या बनाऊंगा, इनकम डिसअलाउ। हेडिंग क्या बनाऊंगा, इनकम डिसअलाउ बेड डेट रिकवर। समझ गए, नोट करो जल्दी, क्योंकि अब मैं फिर क्वेश्चन 2 कराऊंगा। हटा दूं, क्वेश्चन 2 और 3 करो जल्दी, ऑनलाइन वाले करेंगे क्वेश्चन 2 और 3 फिर से। बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये। 40 छोटा है, टीडीएस, लीव ईबीआईटी, तो छोटी छोटी बातें थी। यार जो बालक जेम्स लाया वही गायब हो गया। आपने वो गेम देखी है, करके गेम है, इधर ध्यान दो, क्लास के बाद बतियाना मुझसे। पढ़ाई के अलावा हर चीज में दिमाग लगाया, हर चीज में। तो दूसरा क्वेश्चन बताओ ना, क्वेश्चन 2, ये क्या है, क्वेश्चन 2 में बेड डेट की रिकवरी 15 की जगह 6, क्वेश्चन 3 में बेड डेट की रिकवरी 9। पता नहीं भाई क्या कह रहे हो तुम। इनकम क्यों नहीं है, इनकम तो 15,000 लिख रखी है क्रेडिट में। यहाँ लिखा है बेड डेट रिकवर 15,000, और ये एडजस्टमेंट है, इस एडजस्टमेंट के साथ बेड डेट रिकवर 15,000, ओ सॉरी सॉरी, बेड डेट रिकवर 6,000। ठीक है, और यहाँ लिखा है बेड डेट रिकवर, यहाँ आ रहा है नेट प्रॉफिट, मान लो 2 लाख ही कर देते हैं, पहले से नेट प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे 2 लाख। बाकी बच्चों को करने दो। नहीं नहीं, मुझे
नेट प्रॉफिट बताओ, मुझे बताओ बैड डेट रिकवर में कुछ डिलीट करना है या नहीं करना है? ऐसी रहने दो। क्वेश्चन नंबर 2 ऑनलाइन वाले से पूछ लो भाई। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे क्या क्वेश्चन नंबर 2 में बैड डेट में से कुछ डिलीट करना है? हाँ दीदी, फिर से कहानी पढ़ सकते हैं? फिर से चलो दरवाजे के पीछे, चलो सुनो। दरवाजे के पीछे 15-16 में क्या हुआ? बोलो भाई लोग, अभी भी तुम खोपड़ी नहीं चला रहे अपनी। दरवाजे के पीछे 15-16 में क्या हुआ? यहां हुए 15,000 के बेड डेट, 2 बेड डेट 15,000। फिर असेसिंग ऑफिसर आया और गुस्से में उसने कितने डिलीट मार दिए? 9। अबे 9,000 डिलीट मारे, रिकवर हुए हैं 6,000। ये तो फिक्स है। ऊपर वाले चल रहा है। हाँ सॉरी, अलाउ कितने किए? 9। और कितने डिसअलाउ किए? 6,000 डिलीट मार दिए। असेसिंग ऑफिसर गुस्से में आया और कहने लगा फालतू मत बोल, सिर्फ 9,000 अलाउड है, 6,000 डिलीट मार। तो असेसिंग ऑफिसर ने 6,000 रुपये डिलीट मार दिए। 6,000 रुपये डिलीट मारने से नेट प्रॉफिट क्या हुआ होगा? 6,000 से बढ़ गया, जिससे असर क्या होगा? अब यही बेड डेट मेरे रिकवर हुए 6। कितने रिकवर हुए? यही बेड डेट मेरे क्वेश्चन नंबर 2 में 6,000 रिकवर हुए। मैं ताई से सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो बेड डेट मेरे अपने क्वेश्चन में 6,000 रिकवर हुए, इस 6,000 में मैं ऑलरेडी क्या दे चुका हूं? इस 15 में भी 6,000 में मैं ऑलरेडी क्या दे चुका हूं? टैक्स दे चुका हूं। तो अब क्यों दूं मैं 6,000 रुपये टैक्स? तब तो तुम्हारे असेसिंग ऑफिसर ने वसूल लिया टैक्स मुझसे, मैं तो नहीं दे रहा। तो ताई का गुस्सा मत कर भाई, जितने भी तेरे बेड डेट, जब भी तेरे बेड डेट रिकवर हो जाए 6,000 रुपये डिलीट मार दियो। तो इत्तेफाक से मेरे बेड डेट कितने रिकवर हुए? 6। तो 6 के 6 डिलीट कर दे। डिलीट 6 के, डिलीट किट 6 के होने से क्या होगा? माइनस एक्स इनकम डिसअलाउ, इनकम डिसअलाउ 6,000, मेरा आंसर आ गया 1,94,000। समझ गए बाबू लोग? इसलिए तीसरा इसलिए करा रहा हूं, अलग अलग भांति भांति पर। चौथा क्वेश्चन तुम्हारी मर्जी से ले लूंगा। असेसिंग ऑफिसर गुस्से में 15-16 में आया था और तुम्हारे 6,000 रुपये डिलीट करके चला गया बेड डेट में से। कह रहा बेड डेट तेरे 9 है, 6 नहीं है। 6,000 रुपये डिलीट करने से 6,000 से नेट प्रॉफिट बढ़ा और टैक्स चला गया 6,000 रुपये पर। अब जब टैक्स 6,000 रुपये पर चला गया तो ईमानदार व्यक्ति मेरा कई सालों के बाद बेड डेट रिकवर करने में सिर्फ 9,000 रुपये देके गया। कह रहा भैया देख 9,000 रुपये बेड डेट रिकवर हो गए। कितने डिलीट मारूं? कितने डिलीट मारूं? 6। क्योंकि जब मैं 6,000 रुपये टैक्स दे चुका हूं, तो ताई से मैं कह रहा हूं ताई जिस पैसे पर मैंने 6,000 रुपये टैक्स दे दिया उस पर मैं टैक्स यहां से डिलीट मारो। 6,000 डिलीट होने से असर क्या होगा? खत्म बात। अब तुम बता दो आखिरी कितने रिकवर मानूं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन 4। हाँ बता दो, तुम्हारे दिमाग में कोई खलबली हो रही हो तो बता दो भाई। अच्छा तुम्हें इसमें चेंज करना हो तो इसमें भी चेंज कर लो कि सर बेड डेट 15 की जगह 20 कर दो, अलाउड 12 कर दो, 13 कर दो। तुम अपने हिसाब से बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं सॉल्व करूंगा उसे। बोलो, और समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी बच्चे बताएंगे, ऑनलाइन वाले, ऑनलाइन वाले बताएंगे साथ साथ। बेड समझ गए ना? अब बेड डेट रिकवर तुम कितना ही कर दो, मान लो कितना ले लो क्वेश्चन नंबर 4 में बेड डेट रिकवर बताओ। मान लो बेड डेट रिकवर हुए 2,000 रुपये, अब क्या करूं बताओ? तो पीएनएल में क्या लिखा होगा? बेड डेट रिकवर 2,000। दरवाजे के पीछे पुराने जमाने में क्या हुआ था? 6,000 डिलीट कर दिए थे, तो 6,000 ही क्या हो गए थे?
टैक्सेबल। अब मैं ताई को कसम दिया जितने रुपए में तुमने मुझसे टैक्स ले लिया अब नहीं दूंगा, अब नहीं दूंगा। बात समझ में आई? तो ताई ने कहा चल 6,000 रुपये अपनी इनकम में से डिलीट मार दो जब भी वो बेड डेट रिकवर हो। तो 6,000 रुपये टैक्स ही दूंगा ना, ये है कितने? 2, तो कितने डिलीट मार दूं? 7, 2 के 2 मार दूं, कुछ नहीं हो तो 2 के 2 डिलीट। मैं तो 6 तक डिलीट कर सकता हूँ ना, मैंने 2 डिलीट कर दिए। नेट प्रॉफिट पे क्या असर होगा? नेट प्रॉफिट माइनस 2,000, आंसर आ जाएगा। तब तुम हाँ मान लो तुम्हारे साल में और आ गए पैसे, 4,000 और लिया तो बेड डेट 4,000 है। इन शॉर्ट इससे क्रक्स क्या पता लगा? पहले बेड डेट पर जो टैक्स पे किया, टैक्स नहीं, जितना डिसअलाउ किया, पहले बेड डेट पर जो टैक्स में तुम्हें लगेगा कि टैक्स कैलकुलेट करना है, जो डिसअलाउ किया उतना अब भी क्या करना है? अब भी इनकम डिसअलाउ करना है। याद हो जाएगी राज की बात? पहले बेड डेट पर 6 डिसअलाउ किए तो अब इनकम 6 डिसअलाउ कर दो। बोलो जल्दी। जो पहले बेड डेट पर डिसअलाउ किया उतना ही अब इनकम डिसअलाउ करनी है। तो जितना पहले बेड डेट डिसअलाउ किया उतना अब बेड डेट हो जाएगी। राज की बात याद? बोलना जरा मेरे साथ। जितना पहले बेड डेट पर डिसअलाउ किया उतना बेड डेट रिकवर डिसअलाउ कर दो। बोलो जल्दी। जितना बेड डेट डिसअलाउ किया उतना बेड डेट रिकवर डिसअलाउ कर दो। तो अब तो कर दोगे बेड डेट रिकवर, तो याद भी कर लोगे तो भी क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। समझ गए एडजस्टमेंट? ये इस बार की एमटीपी की एडजस्टमेंट, बेड डेट विद बेड डेट रिकवर। ये था तुम्हारा सेक्शन 36 बिल्कुल डिटेल में, घुस के बिल्कुल डिटेल में, एक एक पॉइंट को विद एडजस्टमेंट बना के। सर आज तो ये जानना जरूरी था सर, ये क्या कहानी है? ये बहुत जबरदस्त कहानी, मजा आ जाएगा तुम्हें सुन के। अब नहीं, बहुत तगड़ी कहानी सुना तो मैं, बहुत ज्यादा। दीदी जाओ मत कहीं, बहुत ज्यादा मिस हो जाएगी कहानी। सुनेंगे ध्यान से। मेरा एक दोस्त है ना, उसका नाम है आशीष जैन। रियल कहानी बताऊं, रियल कहानी, प्रैक्टिकल। मैंने खुद सॉल्व कराई उसको ये बात कि लॉ पढ़ने से क्या फायदा होगा। आशीष जैन, उसके पास बिग बाजार का ऑडिट है। बिग बाजार जानते ना, जहाँ पे सामान वगैरह मिलता है। बिग बाजार का ऑडिट है दिल्ली के बहुत सारी ब्रांचेस का। बिग बाजार ये अपनी जान पहचान होनी चाहिए। जान भाई देखो, ये तो जान पहचान से मिलते हैं। मेरी जान पहचान है तो कहीं से ऑडिट मिल गया, बिग बाजार में कोई दोस्त निकल गया, इस तरीके से ना। तो बिग बाजार का वो ऑडिटर है, कुछ ब्रांचेस का है ना, सारी ब्रांचेस समझ था वो, कम से कम 6-7 ब्रांच का ऑडिटर है। जहाँ उसकी वो 6-7 ब्रांचेस का एरिया है, उसमें से लगभग सभी ब्रांचेस में उसने एक बड़ा खतरनाक सा खर्चा पाया। उसने देखा बिग बाजार के पीएनएल में एक अजीब सा खर्चा है जो जिंदगी में उसने कभी अपने पढ़ते टाइम पे भी नहीं सुना और मैंने भी नहीं सुना। उसने कहा भाई बिग बाजार के पीएनएल में डेबिट लिखा हुआ है 2 लंगूर वाला। नहीं, सुन नहीं रहा बात। कह रहा भाई 12 लाख, 5 ब्रांच, 12 × 5 कर दे 60 लाख रुपए टोटल। अगर मैं कंबाइन कर दूं पीएनएल सभी ब्रांचेस का तो 60 लाख रुपए लंगूर वाला से है। मैंने कहा अब फिर क्या हो भाई, ये तो आगे तो बता। कह रहा आगे क्या बता? नोटिस आ गया, नोटिस आ गया कि तुमने नेट प्रॉफिट को लंगूर वाला के नाम से जबरदस्ती खर्चा दिखा रखा है, इसे क्या करो? इनकम टैक्स का नोटिस ही भेजा उसने मुझे, देख भाई नोटिस देख, नोटिस में नाम भी लंगूर वाला लिखा है क्योंकि पीएनएल में लंगूर वाला लिखा है। तो इनकम टैक्स का नोटिस आया है ना, वो तुम फाइनल में पढ़ोगे 143(1), 143(2), 143(3), ये सेक्शन है सीए फाइनल के जिसमें नोटिस आते हैं। तो इन सेक्शन से नोटिस आया है कि 60 लाख रुपीस आपके डिसअलाउ किए जाते हैं। Therefore, your net profit is increased by 60 lakh. Add tax at the rate 30% is equal to
18 लाख में अपना एजुकेशन सेस वेस ऐड करके टैक्स लायबिलिटी तुम्हारी 18 लाख निकलती है, 18 लाख पे करो। कह रहा भाई 18 लाख। अब बिग बाजार वाले मेरे पीछे पड़ रहे हैं, क्या करवा रहे हो सर, ये नोटिस आ गया, क्या करें। तो कहने लगा भाई खर्चा डिसअलाउ नहीं होना चाहिए, खर्चा अलाउ कराना है, इज्जत की बात है। मैंने कहा इज्जत की बात है, कल इलीगल काम करेगा। कह रहा नहीं भाई कुछ तो सोचना पड़ेगा, ये डिसअलाउ कर दिया, अलाउ करना है ना। अब केस के फैक्ट्स बताता हूं तुम्हें, फैक्ट्स जानने जरूरी है। इशू समझ गए, इशू जो क्वेश्चन होता है ना उसे बोला जाता है डिपार्टमेंट में इशू, कि इशू क्या है ना, मुद्दा क्या है, और फैक्ट्स सुने जाते हैं, फिर फैसला होता है। तो बताऊं फैक्ट क्या है। लंगूर वाला एक्चुअली में खर्चा ये है कि जिस जगह पर बहुत सारे बंदर होते हैं ना, बंदर, वहां पर अगर लंगूर आ जाए तो बंदर भाग जाते हैं वहां से। सुनी बात है ना, सुनिए बात, नहीं सुनी तो अब सुन लो। अगर जहां पर बहुत सारे बंदर हो वहां पे एक लंगूर छोड़ दो, सारे बंदर भाग जाएंगे वहां से। तो लंगूर वाला पता है क्या करता था, लंगूर वाले ने लंगूर पाल रखे थे 10-12। जहां जहां सोसाइटी में क्या होते थे, बंदर होते थे ना, वो पता क्या करता, बहुत लंबी कई किलोमीटर की रस्सी होती है, रस्सी को बांध देता है और बंदरों को छत पे छोड़ देता है। सोचो 60 लाख कमा रहा, तुम सीए बन के ना कमा पा रहे, लंगूर को, और बंदर भाग जाते हैं सारे। तो बिग बाजार वालों का जहां आउटलेट था ना, वहां ओपन सामान रखा रहता था कि भैया ट्रक आ रहा है सब, क्योंकि वो तो सब्जी वगैरह सब देते हैं, वो देते हैं, तो वो बंदर आके नुकसान करते थे, इतना नुकसान करते थे कि उनका करोड़ों रुपए का नुकसान होता था साल में। तो उन्होंने कहा एक साल में 5-10 करोड़ का नुकसान करने से अच्छा 60 लाख रुपए लंगूर वाले को दे दो। तो लंगूर वाला सुबह आता था, लंगूर छोड़ जाता था, और रात को आता था 9 बजे जब बिग बाजार बंद होता था, लंगूर ले जाता था। अब लंगूर वाला की इतनी वो है डिमांड, देख लो तुम। पहले बताए थे सर बिजनेस आइडिया, हम खुद ही लंगूर ना बन जाते हैं। साल भर का है ना, हाँ अब जो भी है। अरे भाई लड़ो, अरे लड़ो मत भाई, लड़ो मत, सुन तो लो, ठीक है। जो भी खर्चा हो, जो भी हो, महंगा मिलता सस्ता मिलता, वो बेकार की बात है, मुद्दे पे आओ। तो सीए बेकार कर रहे हैं ना, 2-4 लंगूरी पाल लेते हैं। अलाउ होगा डिसअलाउ होगा, अब वो कह रहा भाई अलाउ कराना है। अब सुनना ध्यान से, अब जो बात बोलने जा रहा हूं सारी बात उसके आगे बिल्कुल बेकार। जिसका कोई नहीं भाई नहीं, जिसका कोई सेक्शन नहीं उसका सेक्शन 37। यही बात मैंने अपने दोस्त को बोली, मैंने कहा भाई मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, तेरे को भी पढ़ा रहा हूँ बात, है ना। वो कह रहा है बहुत साल हो गए पढ़े हुए यार। मैंने कहा भाई जिसका कोई सेक्शन नहीं, तू पहले पूरे इनकम टैक्स में ढूंढ, पूरे पीजीपीपी की किताबें छान, और क्या पूरे पीजीपीपी में तुझे कोई लंगूर वाला नाम सेक्शन मिल रहा है। मैंने कहा टीडीएस का है, रिश्तेदारों को एक्स्ट्रा पेमेंट का है, 36 में दुनिया भर की बातें हैं, है कि नहीं बात, बोलो 43 बड़ा बी में लीव, बेटी, बोनस, इंटरेस्ट, है ना, ये सब बातें हैं। तू 36 में देख कोई लंगूर वाला नाम से खर्चा है। वो कह रहा भाई पूरा पीजीपी छान मारा, लंगूर वाला के नाम से कोई खर्चा नहीं है, ये अजीब सा खर्चा पहली बार जिंदगी में आया, लंगूर वाला के नाम से कोई पीजीपी में खर्चा नहीं है। तो मैंने कहा पीजीबीपी में अगर कोई खर्चा स्पेसिफिक सेक्शन का नहीं है तो उसका खर्चा कहां अलाउ हो सकता है। मैंने कहा 36 डिकोड कर, 36 डिकोड कर, ये रियल लाइफ बता रहा हूं तुम्हें, कहानी रियल लाइफ। उन्होंने कहा भाई चल तू फोन पे वहां खोल, मैं फोन पे यहाँ खोलता हूँ। और सीए इंटर का लेवल नहीं खोलते, सीए फाइनल का खोलते हैं सीधा। तो सीए फाइनल को भी डिकेड कर दिया, इंटर में तो फिर भी थोड़ा छोटा है ना। पहला, क्या लंगूर वाला का खर्चा फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस हुआ, नहीं हुआ? क्योंकि बिजनेस को लॉस से बचाने के लिए लंगूर बुलाया गया ताकि बंदर बिजनेस का लॉस ना करे। क्या वो लंगूर वाला खर्चा पर्सनल नेचर का है? नहीं। इसका मतलब लंगूर नाच देख रहे हो तुम, लंगूर बजा ए डमूरे नाच देख रहे हो लंगूर का? नहीं भाई, नाच थोड़ी देख रहे हो, बेचारा उधर तो छतों पे घूमता था, बंदरों को भगाता रहता। तीसरा, क्या है कैपिटल नेचर का, रेवेन्यू नेचर का है? रेवेन्यू, कैपिटल नेचर का नहीं है। कैपिटल नेचर का होता तो खुद लंगूर खरीद लेते। अगला, क्या है तुम्हारे अपने प्रीवियस ईयर में हुआ है? हाँ एग्जाम में आया तो अपने प्रीवियस ईयर में। अगली खतरनाक बात, क्या जो जर्नल सेक्शन बनाए गए हैं 30 से लेकर 36 या कोई स्पेसिफिक सेक्शन लंगूर वाला के नाम से कोई सेक्शन है? बोलो दीदी, नहीं है।
इसका मतलब अगर ये सारी बातें पूरी होती हैं तो एक्सपेंस के नाम पर जाना नहीं है, एक्सपेंस को अलाउ कर देना इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नेम, चाहे उसे आप हिंदी में बोलते हो, चाहे इंग्लिश में बोलते हो, चाहे स्पेनिश में बोलते हो, हमें भाषा से कोई लेना नहीं, खर्चा वो अलाउड है। तो हमने देखा लंगूर वाला बिजनेस का है, लंगूर वाला पर्सनल नहीं है, लंगूर वाला कैपिटल नहीं है, लंगूर वाला खर्चा अपने ईयर का, और लंगूर वाला कोई स्पेशल सेक्शन नहीं, तो लंगूर वाला अलाउ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अलाउड होगा, केस जीत गए, केस जीत गए। ये सारी दलील क्या मानी गई? बेकार। एस लंगूर वाला एक्सपेंस इज अलाउड एज पर सेक्शन 37, खेल खत्म। 60 लाख रुपए डिसअलाउ होंगे, इस बात को क्या कह दिया गया? कैंसिल, वॉइड। द इंटेंशन ऑफ असेसिंग ऑफिसर ट्रीटेड एज वॉइड। बिग बाजार विन द केस बाय सेक्शन 37। बोलो मजा आया? बोल भाई, हो शेयर मार्केट बोले क्यों नहीं? बताओ, मजा आया नहीं आया? ट्रेनिंग करने का ये फायदा होता है, इसलिए कभी भी ना डमी मत लेना। किसी इंटर में पहुंच गए, ट्रेनिंग में जा रहे हो तो पढ़ने के लिए डमी ले लेंगे। अरे डमी ले लेंगे तो ये बातें सॉल्व नहीं कर पाएंगे एग्जाम में भी। अब तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा, इसलिए फोटो लगा रखी है लंगूर की। याद आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अब तुम्हें याद आ जाएगा बात। अब जब मैं फोटो देखता हूँ तो मुझे मुझे अपने आप याद आता है, बच्चों को ये वाली कहानी सुनानी है कि लंगूर वाला ये हुआ था। रियल लाइफ स्टोरी है, बिल्कुल रियल लाइफ केस है, स्टोरी नहीं केस है, रियल लाइफ। बिग बाजार जीत के दिल्ली में, सैलरी भी बढ़ी, उसकी फीस भी बढ़ा दी उसकी, आशीष जैन की। भाई आपने 18 लाख रुपये बचा दिए, है कि नहीं बात? बोलो, समझ में आई बात? अब 37 जब ये केस सॉल्व हुआ तो 37 के नए नए तरीके के केस है। कुछ मैं तुम्हें केस बताता हूँ, बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगा तुम्हें। टाटा टी की कहानी तुम्हें पता ही है। तनिष भैया बोलो मजा आया सर? एक तो तनिष भैया मजा आया बोलते नहीं है भाई, इतनी बढ़िया बढ़िया केस लॉ सुनाओ। अगला केस देखो, अगला और मजा आएगा तुम्हें, मतलब इतना मजा नहीं आएगा जितना लंगूर वाले में, पर मजा आएगा। कहानी फिर से टाटा टी की। टाटा टी, टाटा चाय वाले। बंद करो पहले मोबाइल। मार्केट बंद होने के बाद क्या मिल रहा है अब? अच्छा 10 मिनट रह रहे हैं, मैं यार 10 मिनट में कौन सा कोई ट्रेड हो जाएगी? टाटा टी, टाटा टी दार्जिलिंग की साइड अगर देखो तो दार्जिलिंग की साइड, उस साइड थोड़े नक्सलाइट समझते ना, आतंकवादी टाइप के लोग ज़्यादा होते हैं उस साइड में, म्यांमार यहाँ से घुसपैठी हो जाते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट। पता लगा टाटा टी ने एक चाय का बाग लगा रखा है, चाय के बाग में चाय उग रही, वहाँ से ले, यहाँ से नक्सलाइट घुस गए, यहाँ से नक्सलाइट घुसे, और टाटा टी के जो चौकीदार है उन्हें भी कूट के चले गए और सारा बाग खराब कर दिया। टाटा टी को बहुत बुरी लगी बात, चौकीदार भी कहने लगे वहाँ पे, दार्जिलिंग नॉर्थ ईस्ट स्टेट, भैया हम तुम्हारे काम नहीं करेंगे, मरने से तो अच्छा जिंदा तो रहेंगे। टाटा टी ने पता क्या किया? नहीं, बड़े लेवल के लोग होते हैं भाई, जान पहचान बड़े लेवल की होती है, पता नहीं क्या जुगाड़ निकाल के वहाँ के ISP से वजह से क्या मेल मिलाप करके टाटा टी ने नक्सलाइट वालों को बुला लिया। टाटा टी ने आसान भाषा में आतंकवादियों को बुला लिया। इधर मान लो टाटा और इधर भाई नक्सलाइट आतंकवादी। टाटा टी ने बोला भाई तुम आते हो और हमारे बाग उजाड़ के चले जाते हो, हमारा बिजनेस का नुकसान, एम्प्लॉय को भी पीट देते हो, है ना, और हमारा बिजनेस लॉस तो होता है, साथ में डर और फैला रहे हो माहौल, कोई हमारा जॉब नहीं कर रहा, और हमारा एक्सपोर्ट का बिजनेस चाय का, हमारा बिजनेस का बहुत लॉस हो रहा है। तो नक्सलाइट वाले जो नक्सलाइट की तरफ से आया था वो कहने लगा कि सर ये सब लोग इसलिए करते हैं ताकि इन्हें क्या मिल जाए, पैसा मिल जाए, डरा धमका के लूटपाट कर ले। तो टाटा ने पता क्या बोला? तुम हमारी हर साल मतलब 50 करोड़ का क्या कर देते हो नुकसान, हाँ हम चलो हम तुम्हें 10 करोड़ रुपए दे देते हैं, आज के बाद ऐसा कोई भी काम मत करना। नक्सलाइट वाले कह रहे हैं ठीक है दे ले लिए, लेकिन टाटा ने एक शर्त और रखी, तुम्हारे जैसा दूसरा गिरोह आ गया तो, तुम्हारे जैसा दूसरा नक्सलाइट गिरोह आ गया है कि नहीं बात, उदय भाई पहले उजाड़ते थे, मजनू भाई आ गए तो, फिर RDS भाई आ गए तो सबको थोड़ी बांटता रहूंगा 5-5, 15-15 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए। तुम साथ में ये भी भरोसा देके जाओ कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे जैसे और लोग भी क्या नहीं करेंगे, ये बिजनेस खराब नहीं करेंगे। तो वो वादा कर गए, बढ़िया बिजनेस चल रहा था,
यहां पे लिखा टाटा टी ने टू नक्सलाइट नहीं, टू सिक्योरिटी एक्सपेंस 10 करोड़। जब इसकी जांच पड़ताल हुई तो पता लगा सिक्योरिटी जो दी गई है वो नक्सलाइट को दी गई है। टाटा कह रहे हैं अबे नक्सलाइट को दी हो चाहे किसी चौकीदार को दी हो किसी को दी हो, खर्चा तो सिक्योरिटी का ही है ना, अलाउड होगा नहीं होगा? अलाउड होगा नहीं होगा? बोले बाबू ऑनलाइन वाले अलाउड होगा नहीं होगा? नहीं होगा। 10 करोड़ रुपए डिलीट, है ना। कोर्ट, ये बात कोर्ट तक गई। कोर्ट ने पता क्या बोला, एक काम करो तालिबान से अलकायदा वालों को हायर कर लो और फिर क्या करो बॉर्डर पे खड़े कर दो, और बॉर्डर पे क्या बोलो कि आर्मी को कर देते डिसॉल्व। आर्मी क्यों बनाई गई? ताकि आर्मी क्यों बनाई गई कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी क्या ना करे, हमला ना करे, आतंकवादी हमला ना करे। तो आतंकवादियों को आर्मी में भर्ती कर लो ना फिर। हाँ भाई, जो हमारे ऊपर हमला करते हैं उन्हीं को अपना सेनापति बना लो। फिर क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह जो हमें लूटने आए हमने उन्हीं को क्या बना लिया, सरदार बना लिया, तो हम गुलाम हो गए। तो तुम्हें आतंकवादी लूटने आ रहे हैं, आतंकवादी को तो फिर तुम अपना बिजनेस भी आतंकवादी को दे दो ना, बिजनेस ही उनका हो जाएगा। उनसे क्या करते रहना, डील करते रहना। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई ये सिक्योरिटी नहीं है, ये पता मुंबई भाषा में क्या है, हफ्ता। हफ्ता है ये, हफ्ता। हफ्ता है कि नहीं है? अब क्या ये इलीगल एक्सपेंस हुए नहीं हुए, तो इसे अलाउ कर दोगे? तो जज साहब ने लिख दिया 37 के अंदर, क्योंकि केस 37 में क्या नक्सलाइट को हफ्ता देना, सिक्योरिटी एक्सपेंस देना कहीं भी लिखा नहीं है सेक्शन में। तो सेक्शन 37 में लिखा गया इफ यू पेड एनी मनी, है ना, एज अ ऑफेंस, आपराधिक काम की अगर पैसा दिया गया तो सिक्योरिटी नाम से क्या नहीं करा जाएगा। ये पहला ऐसा केस है टाटा टी वालों को बहुत डांट लगी। ये लिखा बात, मनी पेड फॉर द कौन सा ऑफेंस, जज ने से क्या नाम दिया, हफ्ता टू टेररिस्ट। टेररिस्ट को हफ्ता दे रहे हैं, क्या होगा सर, ये क्या होगा, डिसअलाउ करना है। तो पीएनएल में अगर कोई भी ऑफेंसिव खर्चा दिख जाए तो आंख मीच कर डिसअलाउ। हफ्ता कैसे दे रहे हो भाई, ऐसी कोई पेनल्टी लगी। मैं तो रास्ते से जा रहा था, गाना गाया, वहां ट्रक वाले को अंकल जी ने रोक लिया, पुलिस वाले, रेड लाइट तोड़ रहा, उल्टा चल रहा है, पेनल्टी लगी भाई 10,000 का चालान रिक्शे वाले का, ट्रक वाले का। अब भरेगा कौन, कंपनी भरेगी, है ना। ड्राइवर तो ट्रक छोड़ के भाग जाएगा। ट्रक वाले ने एक्सीडेंट कर दिया, चोट वोट लगी, ड्राइवर कूद के भाग गया, भाग गया नहीं भाग गया, पेनल्टी लगी, चालान कटा ट्रक का, कंपनी के मालिक को भरना पड़ा, क्या अलाउ कर दोगे? नहीं। पेनल्टी क्या होती है, हमेशा सजा। सजा कभी भी अलाउ नहीं होती, किसी भी लॉ के अलाउ नहीं होती, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो सजा कोई भी एक्ट हो, आईपीसी का एक्ट हो, कोई भी एक्ट हो, सजा कभी भी अलाउ नहीं होती। सजा क्या होती है ना, डिसअलाउ। उसे थोड़ी अलाउ करा लोगे। लेकिन सुनना ध्यान से, है ना, ऐसी पेनल्टी चाहे जीएसटी की हो चाहे इनकम टैक्स की हो, ये भी क्या नहीं होगी सर, अलाउड नहीं होगी। तो जिंदगी में याद रखना, पेनल्टी सजा कभी भी अलाउड नहीं है। बात समझ भाई? अच्छा, एक और बात जो इससे रिलेट करती है, सुनना ध्यान से। मैंने एक बैंक से कॉन्ट्रैक्ट किया, सुनना ध्यान से, बैंक से ईएमआई बनवाई, ईएमआई, मैंने वो ईएमआई, अंकुर अग्रवाल ने ईएमआई लेट कर दी। बैंक ने मुझे पहले ही बता रखा था अगर ईएमआई लेट होगी पे एक्स्ट्रा फाइन 500 रुपये बिकॉज ऑफ ड्यू टू ब्रीच इन द टर्म्स। अब मेरी वो ईएमआई बैठती थी मान लो 1 लाख रुपए की, ठीक है, 500 रुपये क्या लग गया, फाइन। मैं चाह रहा हूं कि मैं यहां लिख दूं टू एक्सपेंस ऑफ रुपीज 1 लाख, मान लो 5,000 का फाइन लग गया, 5,000 का, 1,05,000 रुपये लिखना चाह रहा हूं मैं। क्या 5,000 रुपये ये जो एक्सपेंस है, क्या मैं जो यहां लिख दिए, क्या ये अलाउ किए जाएंगे या डिलीट किए जाएंगे? बोलो, डिलीट किए जाएंगे ना? गलत जवाब। ये अलाउ किए जाएंगे, क्योंकि ये अलाउ सजा नहीं है, क्या है,
अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है, इसलिए याद रखना ये वर्ड, किसका ब्रीच हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच की पेनल्टी इन्फ्रेंशन ऑफ द लॉ नहीं मानी जाती, यानी कि ब्रीच ऑफ लॉ नहीं माना जाता। दीदी क्या कह रहा हूं मैं, ब्रीच ऑफ लॉ डिसअलाउ, पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलाउ। लॉ तोड़ा है तो डिसअलाउ है, लॉ को नहीं तोड़ा, आपसदारी का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है तो वो अलाउ है। मैंने कहा जैसे कि भाई अगर तुमने लेट फीस दी मेरी टैक्स की तो मैं 500 रुपए का फाइन लूंगा, तो तुम अपने पीएल में टैक्स की फीस के साथ साथ कितने रुपए लिख सकते हो, 500 रुपए, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है, कानून ब्रीच नहीं हुआ। लेकिन रेड लाइट तोड़ दी है ना, हेलमेट नहीं लगाया, चालान भरना पड़ गया, तुम्हारे ट्रक के पेपर पूरे नहीं थे, तुमने कोई क्या कहते हैं एक्सीडेंट कर दिया अपनी गलती से, तो यह इन्फ्रेंशन ऑफ लॉ होगा। तो क्या आज की बात लिखेंगे, बोलो, ब्रीच ऑफ लॉ डिसअलाउ बट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलाउ। ये हम पढ़ चुके हैं ये वाली बात। इंटरेस्ट इनकम टैक्स एक्ट का जो होगा वो डिसअलाउ होगा, हमने अदर सोर्स में पढ़ा है। अरे भाई इनकम टैक्स एक्ट में इनकम टैक्स की कोई भी चीज क्या नहीं हो सकती, अलाउ नहीं हो सकती। अच्छा किसी और एक्ट में अगर इंटरेस्ट पे किया है, यानी इंटरेस्ट ऑन जीएसटी, बोलो वो क्या होगा सर, वो अलाउ होगा। इनकम टैक्स अलाउ नहीं है, इनकम टैक्स का ब्याज भी अलाउड नहीं है, पर जीएसटी अलाउड है और जीएसटी का इंटरेस्ट भी अलाउड है। ठीक है, याद आया वो हर्षद मेहता वाला एग्जांपल। हर्षद मेहता इतना ज्यादा पेमेंट, टैक्स की पेमेंट कर रहा है कि टैक्स की पेमेंट के लिए उसे लोन लेना पड़ गया, याद आ गया। ठीक है, हर्षद मेहता टैक्स की पेमेंट करनी है तो उसने है ना ए से लोन ले लिया 10 करोड़ रुपए का टू पे टैक्स, और फिर हर्षद मेहता क्या दे रहा है, ब्याज। तो ये लोन किसके लिए लिया बताओ, टैक्स पे करने के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू पे इनकम टैक्स, वो भी क्या नहीं होगा सर, अलाउड नहीं होगा। ये बात हम ऑलरेडी कहां कवर कर चुके हैं, अदर सोर्सेज में। याद आ गई ना बात, हर्षद मेहता वाला एग्जांपल दिया। टाई कह रही टैक्स पे करने के लिए लोन लिया तो उसका ब्याज भी क्या हो गया, टैक्स से रिलेट कर गया, तो वो अलाउड नहीं। और एक बहुत ही गलत बात जो मुझे पर्सनली गलत लगी, सेक्शन शायद 135 है, तुमने पढ़ा होगा शायद, 135 में लिखा है CSR। 135 है 125 है, 35 है ना, हाँ। 135 में लिखा है कंपनीज एक्ट 2013 में कि हर एक कंपनी को CSR कितना करना है, 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट। हाँ 3 ईयर का, ये लिखिए बात। एक कंपनी कह रही है हमने CSR कर दिया 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, 1 करोड़ पीएल में डेबिट कर रहे हैं। ताई ने सेक्शन 37 में लिख दी CSR क्या नहीं होगा सर, नॉट अलाउड, डिसअलाउ। कि तुमने 1 करोड़ रुपए जो पीएल में डेबिट कर रखे हैं, इन 1 करोड़ रुपए को भले अकाउंट्स में अलाउ करा दिया कंपनी एक्ट 2013 ने, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट उसे क्या करता है, डिलीट मारता है। बताओ रीजन, नहीं तो क्यों, रीजन तो दो ना, अभी सही रीजन नहीं दे रहे। हाँ इसका रीजन है 37 का पॉइंट नंबर 1, पढ़ना जरा। क्या CSR होली और एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस होता है क्या, CSR बिजनेस के लिए क्या होता है, CSR तो कहाँ के लिए होता है, समाज के लिए होता है, सोशल होता है। तो ताईने का देखो अच्छा लगे बुरा लगे, 37 का पहला पॉइंट चूका, एक भी बच्चा छूटा, सुरक्षा का चक्कर टूटा, डिसअलाउ। क्या CSR का कोई अलग से सेपरेट सेक्शन है, नहीं, तो कहाँ हो, 37 में आओ। 37 में पहला पॉइंट तुम कवर ही नहीं कर रहे। तो मुझे ताई से बहुत ज़्यादा शिकायत है और मैं ताई को क्या करना चाहता हूँ, ईमेल करना चाहता हूँ कि ताई CSR का एक सेपरेट क्या बनाया जाए, सेक्शन बनाया जाए और उसमें लिखा जाए कि CSR इज ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंस बिकॉज कंपनी लॉ मैंडेटरी करता है उसको खर्चा करना, मैंडेटरी करता है ना। जब तुम्हारा भाई उसे मैंडेटरी कर रहा है तो तुम उसे डिसअलाउ क्यों कर रहे हो, या तो वहां भी लिखो ऑप्शनल, है कि नहीं बात। वहां तुमने मैंडेटरी कर रखा है, करना ही करना, यहाँ तुम खर्चे को डिसअलाउ कर रहे हो। वहां बेचारा खर्चा करे बैठा पीएल में 1 करोड़ का डेबिट, तुम यहाँ डिसअलाउ कर रहे हो कि बिजनेस का नहीं है। तो एक लॉ कहता कर वरना पेनल्टी लेगी कंपनी एक्ट में, दूसरा लॉ कहता करेगा तो क्या नहीं करूंगा, अलाउ नहीं करूंगा। अबे तुम्हारे 2 लॉ के चक्कर में पिस तो कौन रहा है, एसएससी, तो गलत बात है।
कंपनी एक्ट को कहो इसे ऑप्शनल करे, कंपनी एक्ट इसे ऑप्शनल नहीं करता, ताई इसे क्या नहीं करती, अलाउ नहीं करती, तो गलत बात है। बेचारा तो हम फंस कौन रहा है, ऐसे ही फंस रहा है ना। तो ताई को एक अलग से सेक्शन बना के CSR अलाउ करना चाहिए। जब तक अलग से सेक्शन नहीं बनेगा 37 के हिसाब से बेचारा उदास ही रहेगा। बेचारा क्या है, उदास रहेगा। CSR डिसअलाउ, क्या करें। 37 का पहला पॉइंट कवर, समझ गए। 37 मजेदार है। अब देखो 37 का एक SR के बनवाता हूँ, एग्जाम में बहुत काम आएगा। कई सालों की तपस्या के बाद, मतलब कई सालों के एग्जाम के क्वेश्चन देने के बाद मैंने एक SR के बनाया 37 का, और वैसा ही क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में मिलेगा। ओ भाई हर्षद मेहता, मोबाइल बंद कर दो, लिखना शुरू करो, है ना। अब वो SR के तुम भी ध्यान से बनाएंगे, ऑनलाइन में बच्चे साथ साथ बनाएंगे सही, जिसमें क्वेश्चन आता है एग्जाम में बच्चा कंफ्यूज रहता है। एक हुआ इनकम टैक्स, एक हुआ GST, ये तो खर्चा है, GST या लोकल वैट या कस्टम अदर टैक्सेस, यही होगा इनकम टैक्स। तपस्या, भांति भांति प्रकार के जो क्वेश्चन पाए गए एग्जाम में अब तक, लिखा है टैक्स पेड या एडवांस टैक्स गिवन। इनकम टैक्स का एडवांस टैक्स पे कर दिया, PNL में डेबिट हो रखा है, अलाउ होगा डिसअलाउ होगा, कंटाप लगाई थे तुम्हारे। इनकम टैक्स में इनकम टैक्स कभी अलाउ हो ही नहीं सकता। इनकम टैक्स इज अ लायबिलिटी नॉट एन एक्सपेंस, डिसअलाउ। यहां लिखा है GST पेड और GST का एडवांस टैक्स पेड, अलाउ होगा डिसअलाउ होगा, ये अलाउ, क्योंकि GST इनकम टैक्स GST को खर्चा मानता है। तो क्या करेंगे, राइट मतलब अलाउ। ये मना क्यों किया, क्योंकि इट इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज, और यहां इसको क्या माना, एक्सपेंस, समझे। फिर लिखा है पेनल्टी, क्वेश्चन में नीचे लिखा है एडजस्टमेंट में कि PNL में एक अमाउंट डेबिट हो रहा है, पेनल्टी ऑफ इनकम टैक्स, अलाउ डिसअलाउ, पेनल्टी ऑफ GST, पेनल्टी ऑफ एनी काइंड एनी एक्ट, डिसअलाउ। फिर आई बात प्रोविजन, PNL में डेबिट हो रखा है, अकाउंट्स वाले भैया ने डेबिट करा के भेजा है PNL में, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर GST, डिसअलाउ। हमने गोल्डन रूल क्या पढ़ा PGP का, किसी भी तरह का प्रोविजन किसी भी नाम से अलाउड नहीं होगा। हाँ, फिर लिखा है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स, इनकम टैक्स पे किया उसके ऊपर ब्याज देना पड़ रहा है, टैक्स के ऊपर टैक्स, लेट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट का ब्याज देना पड़ रहा है, और ये अलाउड है। बहुत बढ़िया बात। अगली मजेदार बात जो पिछले से पिछले अटेम्प्ट में पूछ ली, एडजस्टमेंट में पता क्या लिखा था कि PNL में खर्चा आ रहा है, PNL में इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देयर इज अ डेबिट एक्सपेंस कॉल्ड लीगल प्रोसीडिंग्स ऑफ इनकम टैक्स एंड लीगल प्रोसीडिंग ऑफ GST। PNL में डेबिट हो रहा है, उस PNL में डेबिट को डेबिट रहने दें या डिसअलाउ कर दें, बोलो। अलाउड नहीं मुन्ना, अलाउड, लीगल पता है? वकील के पैसे भैया, वकील के पैसे। मेरा कोई केस चल रहा है इनकम टैक्स का, बिग बाजार वाला, लंगूर वाला, तो वकील तो लड़ेगा जाके, तो वकील की फीस ना भरोगे तो लीगल प्रोसीडिंग का मतलब क्या होता है, वकील की फीस। अब वकील की फीस, चाहे वो वकील इनकम टैक्स का केस लड़ रहा हो, चाहे वकील GST केस लड़ रहा हो, अरे वकील की फीस तो जेन्युइन फीस है, वो पेनल्टी थोड़ी है, वो अलाउड है दोनों। तो अब तक इन तरीके से क्वेश्चन आ चुके हैं इनकम टैक्स और GST के खर्चों के ऊपर, समझ गए। अब कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पिछले 10-15 सालों की तपस्या में मैंने पाया कि इससे ऊपर कोई एडजस्टमेंट आई नहीं, यही पूछते रहते घुमा घुमा के, इसका टैक्स पे किया तो बता, इसकी पेनल्टी पे की तो बता, प्रोविजन बता, ब्याज बता, लीगल प्रोसीडिंग बता। बोले समझ गए सर, है ना। और 38 बहुत आसान है, एक बार तुम पढ़ोगे तो बिना पढ़े समझ में आ जाएगी बात। एग्जाम्पल पढ़ लो पहले, लॉ मत पढ़ो। मान लो यहां भाई
मैं ही हूं, या मान लो पराग सर है। अब जिस गाड़ी से मैं यहाँ आ रहा हूँ या पराग सर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है वो 1 इंच भी बिजनेस के लिए हिलाते होंगे, है ना। अब पराग सर कह रहे हैं या मैं कह रहा हूँ जो मैं आता हूँ 60% तो बिजनेस के लिए चलती है, सैटरडे संडे 40% घर के लिए चलाता हूँ, तो पीएनएल में कितना आना चाहिए? 60% ही अलाउ होगा। अगर पीएनएल में 100% दे रखा है तो कितना कर दो? 40% डिलीट कर दो। अगर पीएनएल में 100% दिखा रखा है तो नीचे एडजस्टमेंट में रखा होगा। प्रैक्टिकली हमें प्रूफ करना पड़ेगा किसको? असेसिंग ऑफिसर को, रिश्वत देके। नहीं, नोटिस आते हैं जिसपे भी शक होता है। समझ गया ना कैसे प्रूफ होती है प्रैक्टिकल लाइफ में? रिश्वत देके प्रूफ हो जाएगी बात। रिश्वत देके तो बोल देगा 100% बिजनेस का खर्चा है ना। ये चक्कर है। अब लॉ में लिख रखा है तो इस पर लूप होल छोड़। अब लूप होल समझ गए इसका क्या है? कि 60 और 40% कौन डिसाइड करेगा? इनकम टैक्स ऑफिसर डिसाइड करेगा। और वो डिसाइड कब करेगा? रिश्वत लेके वो सारा पीएनएल खर्च। ये लूप होल है, रिश्वत के द्वार खुद खोल रखे हैं, है ना। लूप होल हैं, रिश्वत के द्वार खोल रखे हैं। तो भाई लोगों, अब तक जितने सेक्शन पढ़े उसे मैं नाम देता हूं लेवल 1। अभी पढ़ा रहा हूं मैं आगे, है ना। ये मैं सोचना किताब बंद करके भग लोगे, नहीं बकवास बेकार की बात है। उसे मैंने क्या नाम देता हूं सर? लेवल 1। तो तुम्हारा एक छोटा सा होमवर्क है, लेवल 1 के जितने भी सेक्शन है ना उन्हें एक पेज में लिखना ना, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ऐसे देखो ये 2 छोटे सेक्शन, क्या बोलते हैं, जो लिख दी बात, बताई को लिखने की जरूरत नहीं थी। जितना भी रेंट, टैक्सेस, रिपेयर, इंश्योरेंस में बिल्डिंग का पे कर रहा हूं वो अलाउड होगा डिसअलाउ होगा? तो मैंने कहा लिख क्यों दी? ताई कह रही लिख दूंगी फिर बाद में लड़ियो मत इस बिल्डिंग का। अब जैसे जिसमें पढ़ा रहा हूँ ये मशीन है, एसी मशीन है, ये सब मशीनें चल रही हैं, इन मशीन की रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस पे कर रहे हैं आरकेजी से, अलाउ होगा डिसअलाउ होगा? बोलो, अलाउ होगा। बिजनेस से रिलेटेड कोई भी बिल्डिंग का खर्चा अलाउड, बिजनेस की कोई भी मशीन की रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस अलाउड। ताई ने कहा मुझे पता बाद में तुम इस पे झगड़ोगे, मैं जबरदस्ती मैं एक ही लाइन लिख दे रही हूं बस, पर मैं लिख दे रही हूं, बाद में मुझसे लड़ना मत। बात समझ में आई? क्योंकि बिल्डिंग किसकी है? ये बिजनेस की, तो उसके सारे खर्चे क्या होंगे? अलाउड। मशीनें किसकी हैं? बिजनेस की, तो उसके सारे खर्चे क्या होंगे? अलाउड। अब सर बहुत ही मजेदार बात, मतलब पीजी में जो चीज सीखने की है वो ये सीखने की, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, उसका नाम मैंने रखा लेवल 2। सिर्फ मैं ही रखती, किताबों में नहीं है, मैं बनाता हूं लेवल 2। अब तक जो पढ़ा वो लेवल 1 में मैंने इसलिए पढ़ा था क्योंकि ये ज्यादातर क्वेश्चन इसके एग्जाम में आते हैं। लेवल 2 भी 100% एग्जाम में आएगा। लेवल 2 का नाम है डेप्रिसिएशन। क्या नाम है? लेवल 2 का क्या नाम है? डेप्रिसिएशन। ठीक है, 1 मिनट भाई, 1 मिनट भाई, जाओ मत। टेंटन आज बटेगी सब में जैम्स। जल्दी आओ, अपने आप खुल जाएगा तुम्हारा खोपड़ी, अपने आप खुल जाएगी। लो सब में ऑनलाइन वाले बच्चों, सॉरी, लो, है ना। डेप्रिसिएशन जेम्स दे दो आपस में, खा मत जाना सारी। एक मुझे दे दो, बाकी तुम ले लो। अबे यार खुल गई। जेम्स को कभी नानी कहते। पहले 5 रुपए की आती थी, इतनी 10 रुपए की करती, बताओ। यार अब ऑनलाइन वालों के साथ बड़ी दिक्कत है, उन्हें कैसे पहुंचाया जाए। खाएगा कोई नहीं, पहले पढ़ेंगे फिर खाएंगे। अब देखो इधर, भाई एक ये भी बताना है।
अब देखेंगे, इधर समझेंगे। सबसे पहली खतरनाक बात, डेप्रिसिएशन जो होगा वो तुम्हें पीएनएल में दे रखा होगा। जो क्वेश्चन आएगा उसमें पीएनएल में क्या दे रखा होगा? डेप। क्या करना है? आंख बंद करके डिलीट मार दो। पहला काम तुम्हें ये करना है। डेप्रिसिएशन डिलीट करते ही क्या होगा? डेप्रिसिएशन डिलीट करते क्या होगा? नेट प्रॉफिट बढ़ा दो। ये स्टेप 1 है, ये बिना सोचे समझे आंख बंद करके यही करना है। बिना सोचे समझे आंख बंद करके यही करना है ना। अब मेरा सवाल ये है कि डेप्रिसिएशन जो मेरा पीएनएल में दे रखा है उसे मैं आंख बंद करके डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने से नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ऐसा कर क्यों रहा हूं? बताओ क्यों करवा रही होंगी ताई ऐसा? वो बात तो ठीक है, डिलीट कर देंगे नेट प्रॉफिट, लेकिन ताई क्या कह रही है? लेकिन डेप्रिसिएशन तो जेन्युइन खर्चा है। तो ताई क्या कह रही है? ताई कह रही है जो तू डेप्रिसिएशन अकाउंट की क्लास में निकाल के आया ना, उसे आंख बंद करके डिलीट मार इधर वाली क्लास में, क्योंकि इधर वाली क्लास में जो डेप्रिसिएशन होगा ना वो मैं कैलकुलेट कराऊंगी। मैंने कहा ताई वहां जो सीखा था WDV SL, ताई ने कहा सब फर्जी बातें हैं, सब फर्जी बातें, मैं नया मेथड बताऊंगी। यानी जिंदगी में एक थोड़ी सी तकलीफ ये झेलनी पड़ेगी, डेप्रिसिएशन का तुम्हें नया मेथड सीखना है, वो भी इनकम टैक्स का, जो कंपनी एक्ट का नहीं चलता। तो ताई ने बोला अब स्टेप नंबर 2 में आइयो भाई। हमने कहा ताई बोलो स्टेप नंबर 2 में क्या करें? स्टेप नंबर 2 में रिकैलकुलेट तो कहना गलत है, कैलकुलेट कर डेप एज पर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, और उसको क्या कर, दिस ओनली एंड ओनली दिस विल बी अलाउड बोल तो पीएल में डेबिट कर दियो, इंसर्ट कर दियो। मैंने कहा भाई ताई ये क्या कर दिया भाई? बोलो बात समझ में आ गई? अब ताई ने कुछ इसके छोटे छोटे रूल बनाए। पहला रूल ताई ने बोला, एक तो चिल्लड़बाजी करता है, चिल्लड़बाजी है ना। क्या करता है? डेप्रिसिएशन में दिन भी गिनता है कि मैंने एक मशीनरी खरीदी, मान लो आज के डेट है, बताना जरा 14 है, मैंने एक मशीनरी खरीदी 14 तारीख को, तो तू कहेगा इस महीने का डेप्रिसिएशन हुआ 15-16, गिन ले, चिल्लड़ गिन ले। ताई ने कहा मैं डेज गिनूंगी नहीं, छोटी बातें हैं, छोटी बातें। अकाउंट से देखो कितनी बेइज्जती मारती है ताई, है कि नहीं बात? छोटी बात, मैं नहीं गिनूंगी। यानी कि इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट नहीं होगा? डेप नॉट बेस्ड ऑन डेट। महीने हो सकते हैं लेकिन चिल्लड़ दिन नहीं गिनने। महीने हो सकते हैं पर चिल्लड़ दिन नहीं गिनने। दूसरी छोटी बात जो बताने वाली बात नहीं, ताई ने पता नहीं क्यों लिखा है, डेप तभी मिलेगा जब आप उस मशीन के क्या होंगे? ओनर। तीसरी छोटी बात जो बताने वाली बात नहीं है, ताई ने बोला देख सुन साहिबा सुन, प्यार की सुन, ओ भाई टाइम मत देख मेरे को, देखो क्या डेप जब भी लगेगा एक ही मेथड से लगेगा इनकम टैक्स में, WDV। मैं फालतू है ना, फालतू बात नहीं चाहती मैं। WDV भी, SLM भी, और कौन से होते हैं वो स्टेट, नहीं और कौन से होते हैं WDV SLM के अलावा और भी होते हैं, एवरेज वगैरह कुछ निकलते हैं ना ऐसे, और भी कई तरह के हैं। और हाँ वही क्या, मैं आदमी एक से परेशान है, तुम 10-10 लिए बैठे हैं, मैं एक ही चलाऊंगी क्या? बात खत्म कर। WDV से ही लूंगी, मालिक को ही मिलेगा, और चिल्लड़ गिनूंगी नहीं। मैंने कहा ताई मैं भी समझ गया, बच्चे भी समझ गए। अब मैंने कहा ताई अगले पड़ाव पे बढ़े, स्टेप 3 पर, मेथड बता दो। जब तुमने WDV बोली है तो वही WDV जो बगल में करते हैं। ताई ने कहा WDV नाम दे रही हूं पर WDV काम नहीं दे रही, नाम दे रही हूं पर काम नहीं दे रही। मैंने कहा ताई फिर स्टेप 3 में क्या करें? ताई ने बोला बच्चों को लिखवाओ स्टेप नंबर 3 और उसकी हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। अब सुनना बहुत ही मजेदार बात,
लेकिन तुम्हें इतना आसान लगेगा, तुम्हें मजा आ जाएंगे। तुम्हें कहा सर ये तो अकाउंट इतना आसान है सर, काश बचपन से टैक्स ही डाल दी होती हमारे कोर्स में। अब सुनो ध्यान से, ताई ने पहला कॉन्सेप्ट ये बोला कि जब डेप लगाऊंगी, हाँ एक और बात, ताई ने कहा चिल्लर तो गिनूंगी नहीं, साथ में एक अलग बात जो बड़ी गजब की बात है, एक एक मशीन नहीं गिनूंगी मैं। क्या नहीं गिनूंगी? मैं डेप लगाऊंगी पूरे पैकेट के ऊपर, फिर नीचे से निकल के आया जेम्स का पैकेट। अब सब इधर देखेंगे भाई, क्योंकि बिना इधर टाइम मत देखो। डाउ जोन्स हैं, जापान निक्की, पता लगा इंटरनेशनल मार्केट में घुस रहा हो भाई, कुछ भरोसा नहीं है भाई इसका कि भाई क्या कहते हैं क्लास में इंडियन शेयर मार्केट बंद होगी 3:30 बजे, चलो भाई यूरोप की मार्केट खोल ली है ना। यूरोप की मार्केट के क्या बोलते हैं उसको, यूरोपियन मार्केट के उसको डेक्स, पता नहीं ऐसे कुछ आप बोलते हैं ना। जापान की, अब जापान की बोलेंगे, अरे ओ भाई फिर शाम को 7 बजे डाउ जोन्स खुल जाएगा अमेरिका वाला, फिर वो देखना शुरू करेंगे। तो मेरे को देखिएगा, पहले मोबाइल में देखा भैया। अब सुनो ये देखो, ताई ने बोला, सुनना ध्यान से, जेम्स को कभी ना नहीं कहते, ठीक है। ताई ने बोला अब ये जो सर हाथ में दिखा रहे हैं ना, ये है मशीन। क्या है? मशीन है, यानी असेट है। अकाउंट से तुम क्या करते हो, पीली असेट पे अलग डेप्रिसिएशन, नारंगी असेट पे अलग डेप्रिसिएशन, बैंगनी पे अलग, सफेद पे अलग, ऐसे करोगे। मैंने कहा छोटी बात, छोटे लोग अलग अलग डेप निकाल लो। और अगर किसी के पास अपनी फैक्ट्री में 1000 असेट है तो 1000 बार डेप निकालोगे नहीं निकालोगे? WDV फिर न्यू फिर ऐसे करते ना वहां पे। ताई ने कहा एक पैकेट निकाल, पैकेट निकाल। मैंने कहा ताई पैकेट निकालने का डांटो मत, पैकेट निकाल लिया। ताई ने कहा सारी असेट पैकेट में डाल दे भाई। मैंने कहा ठीक है ताई, सारी असेट पैकेट में डाल दे। सारी असेट नहीं, अभी खाऊंगा नहीं, समझाऊंगा पहले। सारी असेट पैकेट में डाल दी। अब ताई ने कहा डेप्रिसिएशन का रेट लगा इस पैकेट के ऊपर। आसान या मुश्किल? आसान। ताई ने कहा अब तेरे पास मान लो AC है, 1 2 उस कमरे में 3, एक ऑफिस में, मान लो RKG में 6 AC हैं। ये खरीदा इस साल, ये खरीदा 5 साल पहले, वो 2 खरीदे 1 साल पहले, ऑफिस वाला अभी खरीदा 1 महीना पहले। तो अकाउंटेंट क्या करेगा? अलग अलग डेप लगाएगा, मिक्स तो कर नहीं सकता। ताई कह रही है मैं मिक्स कर दूंगी सबको, सारे AC एक में डाल दे, मैं मिक्स कर दूंगी, पैकेट पे डेप्रिसिएशन लगा। आसान है मुश्किल है? अभी बताओ। अरे रुक जाओ, आसान है कि नहीं है? ताई ने कहा बिल्कुल आसान है, अलग अलग नहीं, एक ही कैलकुलेशन होगी, एक में खेल खत्म हो जाएगा। यानी WDV और डेप लगेगा ऑन पैकेट्स। समझ गए बात? यानी पैकेट का मतलब क्या है? नो डेप, नो डेप ऑन सिंगल एसेट। ये तो बढ़िया बात हो गई। मैंने कहा ताई अब तुम इसकी वैल्यूएशन कैसे करोगी? मैंने कहा ताई तो तुमने बोल तो दिया, वैल्यूएशन कैसे करोगी इसकी? ताई ने कहा वही बता रही हूँ, कैसे वैल्यूएशन करूँ। सुन सुन साहिबा सुन, प्यार की तुम, तेरे पास एक ओपनिंग WDV है, या तूने अपना नया बिजनेस शुरू किया होगा तो तेरे पास सारी नई एसेट आई होंगी। तो तू पहले लिखियो ओपनिंग WDV ऑफ पैकेट, ओपनिंग WDV ऑफ। अब मान लो इसमें सारी मशीन है, ये कितने का लाए तुम पैकेट? 10 का। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ओपनिंग WDV ऑफ पैकेट, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए अच्छी फिगर लिखते हैं 10 लाख, है ना भाई? है तुम्हारे पास कोई पैकेट है दीदी? उसमें से 2 जेम दे दो यार मुझे। पैकेट नहीं, अपने पैकेट में से जो बाकी बचे पैकेट है, हॉस्टल में बांटोगी? तुम्हारा है? आओ इधर आओ। क्या नाम है दीदी? है गुंजन? गुनगुन। अब मैंने गुनगुन से दो मशीन दे दो बस। मैंने दूसरे कलर की दो, चलो एक ही दो चल जाएगी। अब मैंने गुनगुन से 2 मशीन ले ली, इनका क्या करूं? इनका क्या करूं? पैकेट में डालो। ताई कह रहे कुछ नहीं करना, ये मशीन है ना, मान लो AC या मशीन जिसके ऊपर सेम डेप लग रहा है। क्या लग रहा है? सेम डेप का रेट। ताई ने बोला पैकेट में डाल, खरीद के लाया है ना, पैकेट में डाल। मैंने गुनगुन से ये उधार नहीं ली, मैंने गुनगुन से खरीदी। मैंने कहा बहन मैं तेरे को ना इसके 2 लाख रुपए दूंगा, एक मशीन एक की कितने रुपए दूंगा? 2 लाख।
अब मैं क्या करूंगा, बताओ 2 लाख की मशीन इसमें डल गई होगी पैकेट में, तो इसमें पैकेट की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी? ऐड कर देना चाहिए, ऐड परचेज ऑफ असेट्स, कितने रुपए। अब मैं इसमें पता क्या लिखूंगा, अब जो मैं वैल्यू लिखूंगा उसे लिखूंगा वैल्यू ऑफ पैकेट। क्या लिखूंगा? अब हाँ अभी रुक जाओ, पहले पैकेट की वैल्यू कितनी आ गई? 12 लाख, आगे नहीं आ गई। अब सुनो ध्यान से, अब इससे पता फायदा क्या होता है। अब गुनगुन ने जो मुझे नई मशीन दी चमचमाती हुई, वो तो बिल्कुल नई है। इसमें सबसे नीचे एक मशीन बैठी हुई बूढ़ी सी, वो वाली जो ठंडा भी नहीं करती, बस चल रही है। बस बार बार हम कहते हैं ऑफिस में, तो ये इसको बदलवा दो ना, है ना। बस चला के दिख रहा है बिजली फूक रही है पर ठंडा नहीं कर रही। बार बार ऑफिस में कहते हैं बदल दो, ये होगी बूढ़ी, तो इसको ईगो, इसकी दिल पे नहीं लग रही होगी बात। अब जो मशीन अंदर गई है ना, वो क्या बोलेगी? छोटे लोग, बूढ़े लोग, अंतिम यात्रा की तैयारी करो है कि नहीं बात। अब पता क्या, ताई ने ईगो खत्म कर दी। ताई ने बोला नई नई मशीनरी पैकेट में जाएगी, कोई पुरानी 5 साल 6 साल पुरानी मशीनरी जो पैकेट में होगी ना, अंदर जाती सबको क्या कर देंगे? मिक्स। अब किसी को बाहर से देख के पता नहीं लगेगा कि घर में पुराना कौन है और नया कौन है, यानी कि तुम्हारी ईगो खत्म। अब तुम्हें बाहर का कोई भी व्यक्ति चिढ़ा नहीं सकता, बुरा भला नहीं कह सकता, अबे देखो ये कितने बढ़िया लोग हैं, तुम यार बताओ ऐसे चल रहे हो। बाहर वाला तुम्हारे पे इल्जाम लगाएगा। बाहर वाले को सिर्फ क्या दिखेगा? पैकेट। पैकेट बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, तो इसमें पुरानी की भी इज्जत बनी रही। कैसे? मान लो तुम कमरे में आए, चिल्ड हो रहा है कमरा, जब तुम आए तुमने कहा सर अरे बहुत चिल्ड हो रहा है कमरा, तो तुमने किसी ने पूछा कि इसकी वजह से चिल्ड हो रहा है, इसकी वजह चिल्ड हो रहा है, इज्जत इसकी बन गई नहीं बन गई? बन गई नहीं बन गई? तुमने सोचा पूरा कमरा इतना ठंडा हो रहा है सर, एसी से इतना ठंडा हो रहा है, पंखे की भी जरूरत नहीं पड़ रही, बल्कि एसी बंद करने की नौबत आ रही है, लेकिन तुमने बूढ़ी मशीन पे शक नहीं किया। तुमने सोचा भाई इससे भी ठंडा हो ही रहा है, इज्जत बनी नहीं बन रही? यही पैकेट की इज्जत होती है कि बूढ़ी मशीन की भी इज्जत पूरी बनी रहती है, उसको कोई बुरा भला नहीं कहता, है ना। इसलिए ताई ने बोला हमेशा एक असेट की कीमत किसी को बतानी नहीं, हमेशा बतानी तो क्या बतानी है? पैकेट की वैल्यू। तो अब कोई तुमसे पूछेगा तो ये बोलेगा बता पैकेट की कीमत कितनी, तुम कितना बोलोगे पैकेट की कीमत कितनी है? 12 लाख। इस नई नवेली मशीन की इज्जत भूल जाओ कि ये नई है तो अपने आप को ईगो में आ रही है, कोई इसको पूछेगा नहीं। कोई ये नहीं पूछेगा भाई नए 2 लाख की आई है, क्या पूछेंगे? 12 लाख। तू 2 लाख की नहीं है, हमारा कुनबा यानी हमारा खानदान कितने का है? 12 लाख का है। तुम तो आए हो, अच्छी बात है, तुम्हें एक्सेप्ट कर रहे हो अपने खानदान में, तुम हो कितने के? 12 लाख के, सबकी इज्जत रहेगी। फिर एक ना एक दिन तो कोई जाएगा। अब मैंने एक मशीन निकाली और भैया को बेच दी। एक तो बेच भी सकते हैं, उनने खा भी ली, और फिर मैंने कुछ मशीन निकाली और खुद भी खा ली। और खा लेता हूँ, भूख लग रही है, और खा ली। इसको पता क्या बोलेंगे? डिस्पोज या डिस्ट्रॉय या सेल। जो बेच दी वो बिक गई। अच्छा, जब इसमें से कुछ मशीनें बिक जाएंगी तो पैकेट की वैल्यू, कीमत कम होगी बढ़ेगी? इसलिए क्या करना पड़ेगा? माइनस सेल, डिस्पोज या डिस्ट्रॉय। मान लो मैंने इसमें से 4 लाख की बेच दी, कितने की बेच दी? अब जो वैल्यू आएगी उसे नेट वैल्यू मत, उसे आप बोल सकते हो एग्जाम में नेट वैल्यू भी लिख सकते हो, या फिर नेट वैल्यू से सबसे बढ़िया है, ताई ने बोला मैं इसे WDV बोलूंगी। क्या बोलूंगी? कितनी? और ये WDV हमेशा होगी 31/3 ईयर एंड। ठीक है, ये अभी बता, अरे रुक तो जाओ, ये ओपनिंग WDV कब की है? 1 अप्रैल, ईयर स्टार्ट। हाँ ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ताई ने बोला डेप निकाल ले अब 8 लाख पर। क्या निकाल ले? डेप। अब इस पे क्या निकाल देना? डेप। अभी रेट जानेंगे कितना है। डेप निकाल दिया, जो भी डेप निकला, जैसे मशीन पे 15% है तो 8 लाख का 15% 1,20, तो 1,20,000 PNL में क्या कर देना? डेबिट बोले तो अलाउड या इंसर्ट कर देना।
तो बताओ स्टेप नंबर 1 में जो हम, अब सुनो इसका मतलब मैंने अब इधर ध्यान से देखो, स्टेप नंबर 1 में जो पीएनएल में डेप दिया गया है, पीएनएल में जो ऑलरेडी डेप है उसे तो क्या कर दिया, डिलीट, और स्टेप नंबर 3 से जो मैंने डेप निकाला उसे क्या कर दिया, अलाउड। उसको डिलीट करेंगे, इसको अलाउ करेंगे। अब इसकी एडजस्टमेंट सीखनी है, कई कई तरह के इसके झोल सीखने हैं। तो पहली बात मैं तो समझाता हूं। तुम सोचोगे सर ताई ने एक ही पैकेट बनाया, बोलो ताई ने एक ही पैकेट बनाया? नहीं भाई नहीं। ताई ने बोला पैकेट बनाऊंगी 4। कितने? क्योंकि हमारे देश में 4 की बहुत महिमा है। 4 लोग क्या बोलेंगे, 4 पैसे कमा लेना, होता है ना 4 दीवारी। क्योंकि जितने लोग हमारी जिंदगी में वो कितने हैं, 5 लोग नहीं है ना 3 है, कितने हैं? घर वाले भी पढ़ ले, 4 लोग क्या बोलेंगे हैं, क्या जीने के। वोट का भी हमारे पास 4 ही हैं, 4 बोतल वोट का, 5 है ही नहीं। जीने के भी कितने दिन है? तो ताई ने बोला 4 इतना खास नंबर, तो पैकेट भी कितने बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ 4 पैकेट। अब क्या तुमने पूछा नहीं क्या ताई भी पैकेट को पैकेट बोलती होगी? तो ताई ने पैकेट का एक नया नाम ढूंढा, उसे नाम दिया ब्लॉक। क्या नाम दिया? ताई ने बोला 4, ताई और 4 मिक्स हो गए है ना। ताई ने बोला 4 पैकेट बनाऊंगी। पहला पैकेट मशीन का, जितने भी तरह की मशीन है उसमें भेदभाव नहीं करना, चाहे वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, चाहे वो एसी हो, सब एक पैकेट में। हाँ कोई भी बिजनेस की होनी चाहिए बस। ठीक है। अगली बात, अगला पैकेट में बनाऊंगी बिल्डिंग का, किसी भी तरह की बिल्डिंग हो सब उस पैकेट में डाल देना। और अगला पैकेट में बनाऊंगी फर्नीचर का, और अगला पैकेट अदृश्य होगा, महसूस होगा पर दिखता नहीं है, मोहब्बत की तरह महसूस होता है, समझिए, इंटेंजिबल एसेट्स। बस 4 पैकेट, तुम्हें इन्हीं में खेलना है। ठीक है, बात समझ आ गई? फिर ताई ने बोला इन पैकेट के अंदर भी मैं 2 क्वेश्चन बना सकती हूँ। मान लो मशीन है, तो मशीन को तुम एक ही पैकेट में मत डाल देना, मशीन भी उसी पैकेट में डलेगी जिसका रेट सेम होगा। सुनो ध्यान से, पता लगा क्वेश्चन में कह रहा है कुछ मशीन है जिनके ऊपर डेप का रेट होता है 15%, जो जर्नल रेट है। कुछ मशीन होती है जिनके ऊपर डेप का रेट लगा है 20%। तो कितने क्वेश्चन हो गए? क्वेश्चन 1 मतलब दो कैलकुलेशन होगी। जो स्टेप 3 है ना, स्टेप 3 इसके ऊपर भी लगाना पड़ेगा और स्टेप 3 इसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर जब मैं स्टेप 3 लगाऊंगा तो नीचे इस पे डेप लगाऊंगा कितना, 15, और उस पर कितना लगाऊंगा 20, तो उन्हें मिक्स नहीं कर सकता मैं। इसका मतलब एक पैकेट किसका बन सकता है? 4 बजे से तो इनकी 4:30 बजे तक तो क्लास है। अच्छा, रोज 4:30 होती है? 4 होती है? अरे ओ भाई स्टेशन नहीं आया, बैग पैक करके कूदने को तैयार। वो 4 होती है? अच्छा, 4:30 नहीं हो सकती उनकी, फिर 2:15 के आसपास में शुरू। चलो बात कर लेना, अभी रुक जाओ, अभी तो 5 मिनट रुक जाओ, ये बात तो पूरी करने दो मुझे। हाँ अभी तो आएंगे, जब बच्चे आएंगे तो छोड़ दो। ठीक है, अब एक पैकेट मुझे बनाना है, तो इस पैकेट पे सारी मशीन पता कब आएंगी? जब वो कितने की होंगी, सेम रेट की, है ना। ऐसी बिल्डिंग में, ऐसी फर्नीचर में और ऐसी इंटेंजिबल। बिल्डिंग का जर्नल रेट क्या होता है? 10%। फर्नीचर का भी जर्नल रेट क्या होता है? 10%। और इंटेंजिबल का जर्नल रेट क्या होता है? 25%। बोलो बात समझ में? पैकेट क्वेश्चन देगा रियल लाइफ में, इनकम टैक्स के रूल्स में। हाँ, अब जैसे देखो कुछ के तो रेट मैंने दे रखे हैं जो इंटर में लगते हैं। ये देखो नीचे ले लेंगे, हाँ फिर तो ठीक। बिल्डिंग देखो, बिल्डिंग तो तुम जाओ, रेजिडेंशियल 15, इधर ध्यान दो, नॉन रेजिडेंशियल 10, और टेम्परेरी स्ट्रक्चर
40 नहीं, शायद 100 होगा। एक बार देखना, आई से किताब लाए हो? कोई नहीं, एक बार चेक करना, ये शायद बदल के 100 कर दिया है। एक बार चेक करेंगे, है ना? ठीक है। रेट्स फर्नीचर पे कितना 10, मशीन पे कितना 15, है ना? हाँ ये चेंज हो गया। चलो वो मैं, ये शायद पुरानी पीडीएफ लग गई है इसमें, है ना? अगली बार नई पीडीएफ लूँगा। तो ये क्या दे रखे हैं हमें? जनरल रेट दे रखे हैं। अपनी बुक में देखो, बुक में, बुक बुक मतलब अपनी वाली टैक्स की, मेरी वाली। यहाँ कितने लिखे हैं? 40 तो ठीक है। फर्नीचर कितना लिखा है? बुक्स कितनी लिखी हैं? बुक कितनी लिखी हैं? पक्का? हाँ ये 30 है। बिजनेस वाली 15। ठीक है ना? ठीक लिखे हैं रेट, है ना? बोलो। तो एक बार आईसीआई किताब से मैच कर लेंगे। तुम्हारी बुक में लिखे तो अपडेटेड ही हैं। 40 ही हैं ये भी। और ये बुक्स वगैरह ये भी 40 ही है। अब एक बात, जो बच्चे कई बार बेचारे गुस्सा करते हैं, बुक्स फर्नीचर होती है? चल ठीक है, अपडेटेड है मतलब, है ना? बुक्स फर्नीचर होती है क्या? तो फिर लिखे कहाँ चारों में से? तो ताई ने कहा बुक बिल्डिंग भी नहीं होती, बुक इंटेंजिबल भी नहीं होती, और बुक फर्नीचर, बुक प्लांट एंड मशीनरी भी नहीं होती। तो मजबूरी है कहाँ लिख दें? प्लांट एंड मशीनरी। बात समझ में आई? तो ये बस रेट एक बार खुद याद कर लेना, वरना क्वेश्चन में दिए गए होते हैं। और क्या रखेंगे? गुडविल एक ऐसी इंटेंजिबल एसेट है जिसके ऊपर डेप नहीं लगाया जाता, क्योंकि गुडविल बढ़ती घटती रहती है तो पता नहीं लगता कि गुडविल पे डेप लगाने लगे। गुडविल पे डेप नहीं लगता। बोलो क्या समझ में आ गई? बताओ, इतना बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया? बोलो भाई लोगों। अब अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, है ना? धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, तो अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, हद से गुजर जाना है। अगला कॉन्सेप्ट ये कहता है, जो ये लिखवा देता हूं, कि एक बात समझो, मैंने मशीन खरीदी, मान लो आज, मान लो 1 जून को खरीदी, मैंने इसको इंस्टॉल कराया 1 अक्टूबर को। इंस्टॉलेशन को बोला जाता है पुट टू यूज। इनकम टैक्स में क्या बोलते हैं? यूज में लाए। तो मुझे बताओ डेप्रिसिएशन कब से लगता है? जब मैं खरीदता हूं तब नहीं लगता? लगता है। लगता है, पता है क्यों? क्योंकि समय भी तो डेप्रिसिएशन का शिकार होता है। लोहा खरीद के लाए, अकाउंट्स की बात कर रहा हूं, और यहां रख दिया, तो क्या डेप्रिशिएट नहीं हो रहा? मैं यूज नहीं करता पर उसे, तो डेप्रिशिएट होगा नहीं होगा? नहीं। तो अकाउंट्स कहता है एफ्लेक्स ऑफ टाइम। क्या बोलता है? एफ्लेक्स ऑफ टाइम से डेप लगता है। एफ्लेक्स ऑफ टाइम बोले तो समय भी डेप लगाता है कि नहीं बात? बोलो लोहे का एग्जांपल। लेकिन मुझे लगा अकाउंट से तो पढ़ा होगा इतना। इन अकाउंट्स डेप्रिसिएशन इज लेवी फ्रॉम द बाइंग डेट। कहां से लगता है? इन इनकम टैक्स डेप इज ऑन फ्रॉम पुट टू यूज। इनकम टैक्स में कब से लगेगा? बोलो। पुट टू यूज डेट। यानी इनकम टैक्स एफ्लेक्स ऑफ टाइम नहीं मानता। अभी दिखा दूंगा, पता नहीं कहाँ बनाया।
4 ही तो हैं, अब भी दिखा दूंगा ये बात समझ आई। तो कॉन्सेप्ट क्या बना कि डेप कब से लगाना है, तो इसको यहीं लिख लेते हैं, 5वां पॉइंट लिख लो, लेवल 2 का 5वां पॉइंट, डेप कब से लगना है, डेप फ्रॉम पुट टू यूज, यानी कि समय, इनकम टैक्स में समय का डेप कंसीडर नहीं करते। कहां से लगेगा वो, हमेशा पुट टू यूज से लगेगा। कहां से लगेगा, पुट टू यूज से लगेगा। इंस्टॉल हो गया, नहीं इंस्टॉल हो गया, हाँ मतलब बटन ऑन करो इसी चलेगा, वो है पुट टू यूज। अब सुनो अगली खतरनाक बात, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना आज की बात का। एक बंदे ने केस सुन, क्या इन बच्चों ने, अरे यार सर अब मैं बोलूं या नहीं बोलूं, मैं बता दूं, बोला कैंसिल करा, वो भी कह रहे मैं भी आ गया था। जैम एक पैकेट मैम को भी दे दो। सर अब बस वो बता दो, कौन, अच्छा यही टैबलेट उठा के ले गए, अरे यार बताओ। चलो भाई, चलो ठीक है, अच्छा वो मैंने शुरू नहीं किया, मेरा दिल में दर्द होता है, आधा पढ़ा दिया। चलो चलो कोई इतनी बात समझ आ गई, 1 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। अब तक क्या पढ़ा है बता दो, डेप के बारे में 32 बता दो, 32। सर 4 ब्लॉक्स में होता है। देखो स्टेप नंबर 1, पीनल वाला डिलीट करो आंख बंद करके। स्टेप नंबर 2 में बोला जैसे मैं बोलूंगी वैसे कैलकुलेट करना है, बस 5 बातों का ध्यान रखना। डेप देश पे नहीं निकालना, सिर्फ ओनर को मिलेगा, WDV मेथड ही चलता है, पैकेट्स पे निकलता है, और पुट टू यूज की डेट से ही कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। कैलकुलेशन का फॉर्मेट क्या है, बोलो बोलो जल्दी, फॉर्मेट। सर ओपनिंग प्लस परचेज, हाँ तो इसे जी के पीएल कर देंगे, इसे फॉर्मेट है, जी के पीएल करना है, घोट के पी लेना है। कैसे सर, ओपनिंग WDV प्लस परचेज, वैल्यू आ जाएगी, उसमें सेल डिस्ट्रॉय माइनस कर देंगे, नेट एसेट WDV बोलेंगे, उससे क्या हो जाएगा, डेप लग जाएगा। कितने पैकेट बनाए हमने, ये रहा 4 पैकेट, कौन कौन से, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, इंटेंजिबल। एक पैकेट के अंदर भी डबल कैलकुलेशन हो सकती है हो सकती है, अगर एक पैकेट के अंदर रेट कितने हैं, अलग अलग है, तो मुझे 2 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 3 2 बार लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा किसका अभी तक, डेप का, यही बातें लिखी हैं, ठीक है। तो अगली क्लास में पढ़ेंगे इसके आगे का कॉन्सेप्ट, एडिशनल डेप और डेट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। ओके टाटा बाय बाय, टेक केयर। रिवाइज करके आएंगे जितना अब तक पढ़ा दिया।